हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार, सुमित राठी। सुमित कुमार आप ऐप पे देखते हो, अनअकैडमी की पे, और मेरा वैसे आप जानते हो मुझे सुमित राठी के नाम से। सुमित राठी, सुमित कुमार एक ही बात है। आज हम बात करेंगे दोस्तों 1 जुलाई के करंट अफेयर की। 1 जुलाई का करंट अफेयर क्या थी, आज की खास बातें क्या था, आज का वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये क्लास 1 जुलाई का है। ठीक है, 1 जुलाई का करंट अफेयर है हमारा, ये 1 जुलाई का करंट अफेयर। तो 1 जुलाई का करंट अफेयर की हमारी क्लास है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से बैठ जाओ, टेंशन मत लो। ठीक है, एकदम बढ़िया से सुनो, बातों को समझो, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, सो 1 जुलाई करंट अफेयर आप लोगों के बीच में मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों। बट उससे जाने आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यार, ये 4 चैनल हमने स्टार्ट किए थे आप लोगों के लिए। ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101। ये 4 चैनल थे हमारे। एक पहला चैनल, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस प्लीज़ एक बार सारे के सारे बच्चे जो है इन चारों चैनल को देखें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के साथ में हमारा परिवार बड़ा होगा, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों एक बार इसको क्या करें, आप शेयर करें। सो गाइज प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन। अगर आप मेरे सारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइज प्लीज़ शेयर दिस। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको शेयर करना है आपको। मैं अनअकैडमी की ऐप पर भी हूँ। अनअकैडमी की ऐप पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मुझे अनअकैडमी पर सुमित कुमार के नाम से मुझे सर्च करना होगा। और जैसे आप सर्च कर लेते हैं उसके बाद आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। तो जैसे आप मुझे फॉलो कर लेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी क्विज़, कोई भी स्पेशल क्लास और कोई भी प्लस कोर्स आपको मिस नहीं होगा। आपको किसी भी मेरे द्वारा लगाई गई क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। पर याद रहे दोस्तों, आपको मेरे इसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना है प्लस कोर्स के लिए। और जो भी नया बच्चा है उसको क्लास अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ करना होता है। और मेरा कोड क्या है, सुमित 10। मेरा कोड क्या है, सुमित 10। सुमित 10 कोड आप जब यूज़ करते हो दोस्तों तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द 10% डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिल जाता है, यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, 10% का ऑफ मिल जाता है जब आप सुमित 10 कोड यूज़ करते हो। अभी आपको पता है दोस्तों, फ्रॉम द 1 अनअकैडमी प्राइस जो होते हैं दोस्तों, दे आर गोइंग टू बी हाइक, वो बढ़ जाएंगे आपके। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, जाइए अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आपको पता है यू कैन मेल मी, आप मुझे मेल कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या मैटर है क्या नहीं है। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरे साथ 1 साल, 2 साल और 3 साल ये सब्सक्रिप्शन जो है कर सकते हैं। 1 साल के सब्सक्रिप्शन का प्राइस अभी है 49,000। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो उसका प्राइस है 71,000। 3 साल का जो है उसका प्राइस है आपका दोस्तों 87,000। ठीक है, तो ये अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अलग अलग प्राइजेस हैं जो अभी आपके बढ़ने वाले हैं। आपको पता है सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के हैं, एक तो जीएस, दूसरा आइकॉनिक। आइकॉनिक के प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर होता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो 2 प्रकार के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन हम आपको दे रहे हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है, अभी ये देखो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये हाइक होने वाले हैं प्राइस है। ठीक है, 1 अगस्त वो डेट है जिसको ये प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं। तो गाइस फटाफट जाइए अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम दोस्तों, जो हमारे डिस्कॉम है, ठीक है, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिस्कॉम। डिस्कॉम का मतलब क्या होता है, आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं ना हमारी, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर को। ठीक है, ये जो आपने वायर वायर देख रही है, इससे जो तार वार एक जगह से, एक तो होती है भाई पावर जनरेशन, जिसने पावर जनरेट किया। ठीक है, एक तो होती है हमारे पास जनरेशन करने वाली, दूसरी होती है जो उस जनरेटेड पावर को क्या करती है, आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात कर रहा हूँ। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है ना वो हमेशा क्या रहता है, लॉस में चलता रहता है। ठीक है, हमारा हमेशा लॉस में है और उसको उभारने के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम जो है इसके लिए हम लेके आए हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए अभी एक स्कीम लेके आए थे हम पीछे, उदय, याद है आपको, उदय शेट्टी नहीं है, ये उदय स्कीम थी। ठीक है, जो किसके लिए थे, आपका टू रिवैम्प द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जो हमारा डिस्कॉम सेक्टर है उसको रिवैम्प करने के लिए बेसिकली हमारा प्रोग्राम था, जो हमारी स्कीम थी, प्लान था, जिसका नाम था उदय। तो ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इंटरवेंशन, सो इट्स कम्स अंडर द जीएस पेपर 2। सो जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर एंड द इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जीएस पेपर 2 से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि अभी यूनियन कैबिनेट जो है, जिसने यूनियन कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड अ रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। सो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक रिफॉर्म बेस्ड, एक रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लेके आए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सुधार आधारित, मतलब क्या होगा, ये है लेकिन ये किस पर आधारित रहेगी, सुधार पर आधारित, आपकी परफॉर्मेंस पर लिंक्ड रहेगी। अगर आप सुधार अच्छे से कर रहे हो तो हमारा प्रयास है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको हम रिवैम्प
रिवैम्प करना चाहते हैं, उसको हम उसका पुनरुत्थान करना चाहते हैं, दोबारा से जो उसमें कमियां उसको दूर करके हम उसको सुदृढ़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी ने अभी एक स्कीम जो है ये लॉन्च की है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। स्कीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये क्या कह रहा है दोस्तों, स्कीम सीक्स टू इम्प्रूव। स्कीम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इट सीक्स टू इम्प्रूव, हमें इम्प्रूव करनी है क्या दोस्तों, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब जो डिस्कॉम काम करती है, हमें उनका बुनियादी ढांचा, ठीक है, हमें मजबूत करना है, हमें इनको वित्तीय सहायता प्रदान करनी है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या है उद्देश्य है। द स्कीम सीक्स टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल डिस्कॉम। देखो जितनी भी हमारी डिस्कॉम कंपनी है ना, सबके ऊपर मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत सारा लोन बाकी है, सबके सर पे लोन है, बहुत सारा लोन पेंडिंग है और इनकी हालत बहुत खस्ता है यार, ठीक है। इनकी हालत क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, डिस्कॉम कंपनियों की दिक्कत क्या है दोस्तों, ये जो इनको पावर का जो ट्रांसमिशन होता है, एक तो पावर ट्रांसमिशन में AT&T लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हो आप एक जगह से, ये उत्पादन हो रहा है, उसके बाद जहाँ से आपका कंजम्पशन होगा, ये हाउस होल्ड में आपने ट्रांसफ़र करना, तो इनके बीच में बहुत सारी पावर का लॉस हो जाता है, ठीक है। एक तो वो तो लॉस बियर करना पड़ता है डिस्कॉम कंपनियों को, दूसरा बहुत सारी बिजली की चोरी होती है यार, ठीक है। हमारे स्मार्ट मीटर नहीं है ना, तो बहुत सारे इस राज्यों के अंदर में पॉलिटिकल उस चक्कर में यार इस बिजली को बहुत सस्ता कर करके बेचा जा रहा है, तो इनसे ना हमारा डिस्कॉम सेक्टर है ना, उसकी पूरी कमर टूटी हुई है। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि भैया हमें इस सेक्टर को रिवैम्प करना, हमें इस सेक्टर को दोबारा से लाइन पे लेके आना है। तो इसके लिए हमें उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी, सस्टेनेबिलिटी देनी पड़ेगी, हमें उनको वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ेगी, हमें उनको दोस्तों उसकी एफिशिएंसी को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनके ट्रांसमिशन लॉस जो होते हैं वो क्या हो जाएं आपके दोस्तों, कम हो जाए। पावर डिपार्टमेंट एक्सटेंडिंग प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स बाय प्रोवाइडिंग कंडीशनल फाइनेंसेस टू डिस्कॉम्स फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए स्कीम के माध्यम से किया क्या जा रहा है दोस्तों, जो प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं उनको सरकार फंडिंग दे रही है, लेकिन कंडीशनल फंडिंग है। कंडीशनल का मतलब अगर आप परफॉर्मेंस दिखाओगे तो ही आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो ही आपको जो है स्कीम के अंदर में लाभ जो है दिया जाएगा। द असिस्टेंट विल बी बेस्ड ऑन द मीटिंग प्री क्वालिफाइड क्राइटेरिया। देखो इसके लिए ना आपको क्या होगा, अगर आपको इसके तहत असिस्टेंट चाहिए, स्कीम के तहत आपको असिस्टेंट चाहिए, तो पहले कुछ प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ऑलरेडी गिवन है, वो क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई करते हो तो आपको इस पे मिलेगा। साथ साथ में जो आपका असिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स, ठीक है, कि अचीव क्या किया आपने, ठीक है, अचीवमेंट के आधार पर भी आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर फाइनेंस किया जाएगा। सो द असिस्टेंस, इसलिए हमने बोला रिजल्ट लिंक्ड, हमने यहाँ बोला रिजल्ट लिंक्ड, कि रिजल्ट के आधार पर, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर फाइनेंस किया जाएगा। सो इसमें बोला जा रहा है द असिस्टेंस विल बी बेस्ड ऑन द मीटिंग प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। सहायता पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने के साथ साथ वित्तीय सुधारों में जुड़े सहमत मूल्यांकन ढांचे के आधार पर मूल्यांकन किए गए डिस्कॉम द्वारा बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी। मतलब ऐसा ही नहीं है कि इसके अंदर में किसी को भी सहायता मिल जाएगी, यू हैव टू प्री क्वालिफाई सर्टेन क्राइटेरिया, आपके उसके बाद में कुछ मिनिमम अचीवमेंट्स होने चाहिए, आपको अच्छे से उसको स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, कुछ बेंचमार्क्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, उसके आधार पर ही आपको ये सब जो असिस्टेंस है वो मिलेगा सरकार की तरफ से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वुड बी बेस्ड ऑन द एक्शन प्लान वर्कड आउट फॉर द ईच स्टेट रादर देन द वन साइज फिट। अब ऐसा नहीं है कि ये स्कीम सब राज्यों पे एक साथ थोप दी जाएगी, नहीं, ये कह रहा कि ये स्कीम जो है ये अलग अलग राज्यों पे अलग अलग प्रकार से जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। कहने का मतलब है इसमें माना गया कि वन साइड फिट ऑल अप्रोच जो है वो काम की नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा मित्रों, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर में इसको क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसकी की फीचर्स क्या हैं दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं स्कीम के। द स्कीम हैज़ अ मेजर फोकस ऑन द इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। पर्पस क्या है दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो बिजली की आपूर्ति है उसके अंदर में सुधार आए, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, बिजली की आपूर्ति में सुधार लाना। फॉर फार्मर एंड प्रोवाइडिंग डेटा इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलराइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर फिटर। ये चाहते हैं कि दिन के अंदर में जो किसान है, अब दिन के अंदर में सूर्य रहता है तो सूर्य के द्वारा हम क्या करें, सोलराइजेशन करें। कुसुम प्रोग्राम है ना, कुसुम प्रोग्राम जो है, कुसुम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ में जो किसान के खेत के अंदर में जो सोलर आपके पैनल लगे हैं उससे जो ज़्यादा बिजली बनती है, दिन में जो बिजली बनती है दोस्तों, कुछ बिजली का भाग तो कौन यूज़ कर लेगा, किसान यूज़ कर लेगा अपने पंप चलाने से, अपने खेत में पानी देने से। बाकी जो बिजली बची तो फीडर की सहायता से उसको किससे कनेक्ट करो, ग्रिड से कनेक्टेड करो। तो इसका प्रावधान है। तो स्कीम का माध्यम से क्या किया जा रहा दोस्तों, किसानों के लिए जो दिन के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से प्राप्त हो थ्रू द सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर, ये इसका एक जो है प्रयोजन ये है।
द स्कीम वुड बी अवेलेबल टिल द ईयर ऑफ 2025 एंड 26। ये जो स्कीम है आपकी, ये जो योजना है, ये आपको 2025 से लेकर 2026 तक आपके पास रहेगी, आपके पास उपलब्ध रहेगी। ठीक है, 2025 और 26 तक आप इसको जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। जो आपका रीजनल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन और जो आपका पीएफसी है, इनको नोडल एजेंसी बनाया जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। आरईसी और पीएफसी आर द नोडल एजेंसी जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। इसमें स्मार्ट मीटर का प्रावधान है। स्मार्ट मीटर का मतलब क्या होता है? प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर का मतलब क्या होता है? आप रिचार्ज कराओ जितने का, जैसे फ़ोन होता है ना, जितने का रिचार्ज कराओगे उतना ही चलेगा। अब प्रीपेड मीटर के लिए पैसा लगेगा, तो पैसे के लिए सरकार ग्रांट दे रही है, कह रही है ठीक है हम ग्रांट देंगे। ग्रांट दे रही है दोस्तों कितने रुपए की? 900 रुपये की, और 15% ऑफ द कॉस्ट पर कंज्यूमर मीटर। मतलब एक कंज्यूमर जो है उसको जितना मीटर का खर्चा है, कि जितना कॉस्ट है उस मीटर का, सपोज 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये का या तो 15%, ठीक है, या 900 रुपये, जो भी आपका क्या होगा दोस्तों, आपका कम होगा वो दिया जाएगा। विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम होगा। अगर 15% कम है, मतलब इसका 15% कितना है? 1000 का मीटर है, उसका 15% तो 150 रुपये हो गया। ठीक है, और वैसे मैक्सिमम कितना बोल रहा है? 900 रुपये। तो इसमें से कौन सा दिया जाएगा? 150 रुपये। तो यही बोला जा रहा है दोस्तों, स्कीम के तहत में भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, अच्छा किया जाएगा फार्मर्स के लिए। इसके लिए क्या करेंगे हम? सोलराइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर फीडर। जो हमारे एग्रीकल्चर फीडर है उसका सोलराइजेशन करेंगे, सौरकरण हम उसका करेंगे। ये स्कीम 25-26 तक इम्प्लीमेंट रहेगी। आरईसी और पीएफसी जो है ये इसके लिए क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं। हमारे यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का प्रावधान है, जिसके अंदर में कहा गया है दोस्तों कि 900 रुपये या 15% जो आपका मीटर का कॉस्ट है सरकार वो देगी। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग से प्रावधान है, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, उनके लिए 1300 रुपये का प्रावधान है, 1300 रुपये, और आई थिंक 25%, ठीक है, जो मीटर का कॉस्ट है, जो भी इनमें से कम होगा वो उनको दिया जाएगा। अच्छा, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिडक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लॉस। AT&C लॉस मतलब ट्रांसमिशन लॉस। ये चाहते हैं कि भारत के अंदर में, मैंने बताया आपको यहाँ बिजली बन रही है, ठीक है, यहाँ बिजली बन रही है, ये खंबा है, बिजली बन रही है। अब यहाँ से पावर स्टेशन से बिजली बन रही है और आप इसको क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब डिस्ट्रीब्यूट किससे कर रहे हो आप दोस्तों? हमारे पास यहाँ पर फीडर केबल होती हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की। अब ये जो फीडर केबल होती है ना, इनके अंदर में रेजिस्टेंस होता है आर, और उस रेजिस्टेंस की वजह से ये जो पावर है इसका क्या होता है आपका दोस्तों? लॉस होता है। तो ये जो AT&C लॉस होता है, आपका ट्रांसमिशन लॉस जो होता है, इसको हमें रिड्यूस करना है 12 से 15% तक। मतलब 2024-25 तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हमारा टारगेट है कि हम इसको 12 से लेकर 15% जो हमारे ट्रांसमिशन लॉस है उनको हम क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। ठीक है, हमारा जो ACS और ARR गैप है उसको हम 0 कर दें 2024-25 तक। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। डेवलपिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ फॉर मॉडर्न डिस्कॉम। हम चाहते हैं कि जो हमारा डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं हमारी, डिस्कॉम का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ। हम चाहते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो मॉडर्न हो जाए, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करे, उनके पास आधुनिक कैपेसिटी आ जाए, ठीक है, जिससे उनका लॉस कम से कम हो सके, एफिशिएंसी अच्छे से अच्छे आ सके, उनके पास रेवेन्यू हो और वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सकें। ठीक है, तभी उनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ तो ये लोन के ऊपर कब तक इनको हम चलाएंगे यार। Improvement in the quality, reliability and affordability of power supply to consumer through the financially sustainable and operational efficient distribution sector। ठीक है, ये हमारा क्या उद्देश्य है? वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्रीय के माध्यम से उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार, ये इसके क्या उद्देश्य है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट? देखो, पहला कंपोनेंट है क्या? कंज्यूमर मीटर। तो मैंने बताया मीटर के लिए प्रावधान है कि भैया जो है ज़्यादातर लॉस तो कहाँ होता है? मीटर पे। होता क्या है दोस्तों, लोग जो है मीटर के अंदर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मतलब मीटर से चलाते नहीं है, डायरेक्ट वायर डाल के ना फीडर पे इस पे। पहले क्या होता है? तार नंगे आते थे, अब तो उसके ऊपर में एक रबड़ की कोटिंग आने लगी है, तो आप डायरेक्ट उस पर तार नहीं डाल सकते। अर्लियर क्या था दोस्तों? पहले क्या था, एक फीडर केबल जो होती थी ना, वो ऐसे ही होती थी, एल्यूमिनियम की वायर होती थी, तो उसके ऊपर डायरेक्ट ही तार डाल दिया करते, लोग मीटर पे डालते ही नहीं थे। तो इससे क्या होता था? लॉस होता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, सरकार को, जो डिस्कॉम कंपनी है उसको उतना पैसा नहीं मिलता था, तो इसीलिए बोला गया प्रीपेड मीटरिंग कराओ। अब जैसे प्रीपेड मीटर है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ प्रीपेड मीटर है, मतलब मैं एक महीने में 10,000 रुपये का रिचार्ज कराता हूँ, ठीक है, और मुझे चलता भी नहीं, मुझे 15,000 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है। बट गांव के अंदर में यही 15,000 रुपये में एक साल में भी बिल ना भरे कोई भी। ठीक है, तो यही होता है गाँव के अंदर में। गाँव के अंदर में क्या की जाती है? बिजली की चोरी की जाती है। तो इसलिए बोला कि ये काम करो यार, प्रीपेड मीटर लगा दो हर जगह। ये इस मिशन का कंपोनेंट है। भाई आपको डिस्कॉम कंपनियों का लॉस कम करना है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं और उसके बाद में उनका पैसा वो पे नहीं करते। तो इसीलिए अच्छा प्रावधान क्या है कि आप प्रीपेड मीटर लगा दो। भाई रिचार्ज कराओ,
जो रिचार्ज होगा तो उसी से होगा, ठीक है, जब रिचार्ज खत्म तो खत्म। तो प्रीपेड मीटर का प्रावधान है, कह रहे अप्रोक्सीमेट 25 करोड़ कंज्यूमर जो हैं दे आर कवर्ड अंडर द प्रीपेड मीटरिंग। तो मतलब देश में अनुमान है कि लगभग 25 करोड़ लोग जो कंज्यूमर्स होंगे भारत के, उनको प्रीपेड मीटर के अंदर में कवर कराया जाएगा। इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी किसकी? अर्बन एरिया की। जो हमारे शहरी इलाके हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यूनियन टेरिटरी को प्रायोरिटी दी जाएगी, और अमृत जो सिटीज़ हैं हमारी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। हाई लॉस एरियाज फॉर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, भाई ऐसे एरिया जहाँ पर लॉस ज़्यादा होता है। सरकार को तो पता है ना, डिस्कॉम कंपनी को तो पता है ना भाई कि कितना उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दिया था और कितने का उनको पैसा मिल रहा है। तो जिन एरिया के अंदर में लॉस ज़्यादा है उनको पता होगा, तो जहाँ जहाँ लॉस ज़्यादा है वहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल करने हैं। नियरली 10 करोड़ जो है प्रीपेड स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन बाय 2023। भाई टोटल कितने की बात हुई है? 25 करोड़ की। तो कह रहे हैं कि 2023 तक कम से कम 10 करोड़ स्मार्ट मीटर आप लगा दो, ठीक है। बाकी जो होगा हम फेजेस में करेंगे, एक दूसरे फेज़ में, तीसरे फेज़ में, ऐसे करके हम करेंगे। फीडर का सेग्रीगेशन कर दो। फीडर सेग्रीगेशन का मतलब क्या है भाई? जो आपका इंडस्ट्रियल है एरिया है उसके लिए लाइट का जो वायर है, ठीक है, उसका फीडर केबल अलग से जाए, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में काम का टाइमिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा जो घर के लिए, होम जो है घर के लिए अलग हो, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग हो, और एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से फीडर हो। और एग्रीकल्चर वाला जो फीडर केबल है इसका सोलराइजेशन भी करो, कि जो कुसुम स्कीम के तहत में किसान अपने खेतों में सोलर पावर लगवा के, सोलर पंप लगवा के जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं वो भी इसके माध्यम से क्या हो दोस्तों? आपका कनेक्टेड हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सोलराइजेशन ऑफ द फीडर विल लीड टू द चीप फ्री डे टाइम पावर फॉर इरीगेशन एंड एडिशनल इनकम फॉर द फार्मर। इससे क्या होगा? देखो, एक तो सस्ती बिजली मिलेगी, है ना भाई। किसान ने क्या किया? किसान के वहाँ पे आपने सोलर पावर लगा रखी थी, तो उसने किया कुछ नहीं, उसने अभी अपने सोलर पंप तो चलाए, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा बिजली बची तो फीडर की मदद से उसने ग्रिड पे पहुंचा दी। तो उससे किसान को क्या मिलेगी? इनकम भी मिलेगी। तो एक दूसरा ये भी प्रावधान है कि भैया जो फीडर है उसको सेग्रीगेट करो, अलग अलग करो, उसका लगाव करो, साथ ही साथ में जो किसान जो है, जो फीडर है उसका सोलराइजेशन भी करो, ताकि किसान जो है उस सोलराइजेशन से एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा उसको एकदम मॉडर्न करो यार, बिल्कुल एकदम मॉडर्न करो। DMN इज इन द 100 अर्बन सेंटर्स, रूरल एंड अर्बन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। आपको सिस्टम को क्या करना है? मजबूत करना है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे मैंने बताया था। नॉर्मल स्टेट्स के लिए 900 रुपये या आपका 15%, ठीक है, जो भी मीटर का कॉस्ट है वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं ना दोस्तों, उनको ग्रांट है 1350 रुपये की, 900 नहीं 1350 रुपये की ग्रांट है। 450 रुपये को ज़्यादा दी जाएंगे, और साथ ही साथ में यहाँ 15% नहीं है, यहाँ 22.5% कॉस्ट है। इनमें से भी जो भी कम होगा, जो भी क्या होगा? कम, ठीक है। जैसे आपकी मीटर का कॉस्ट था 1000 रुपये, तो आपने कहा कि सर 22.5% के आसपास कर दो, तो इसका हो गया 225% रुपये। लेकिन वैसे कितना बोल रहा है? ये कह रहा है कि अच्छा 1350 रुपये तक देगा, ठीक है। तो हमें बढ़ाना पड़ेगा यार, ठीक है, 2000 रुपये करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो 2000 का ये कितना हो गया आपका दोस्तों? 225 450 रुपये, और वैसे कितना मिल रहा है आपको? 1350। तो कौन सा दिया जाएगा? 450, ठीक है। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते कौन कौन से? देखो, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, ठीक है, जो 7 सिस्टर स्टेट है। उसके बाद सिक्किम हो गया 8 नंबर पर। उसके बाद हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। दिस ऑल आर कम्स अंडर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इनको स्पेशल कैटेगरीज के अंदर में हम रखते हैं। तो इनके लिए प्रावधान क्या है भाई? 1300 रुपये, और साथ साथ में क्या है आपका दोस्तों? 1300 रुपये। अगर 1300 रुपये नहीं तो दोस्तों 22.5%, ठीक है, जो आपका कॉस्ट लगता है, जो भी कॉस्ट कम होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी इंसेंटिव्स हैं यार, डिस्कॉम्स को कुछ और भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जैसे 50% ऑफ अफॉर्मेंशंस ग्रांट्स इफ दे इंस्टॉल्स द टारगेटेड नंबर ऑफ स्मार्ट मीटर। अगर उन्होंने 2023 तक 10 करोड़ के आसपास जो टारगेट है स्मार्ट मीटर का, अगर उन्होंने लगा दिया तो उनको 50% इंसेंटिव भी दिया जाएगा उसके अंदर। फॉर वर्क अदर देन द स्मार्ट मीटरिंग, मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू द डिस्कॉम ऑफ अदर देन द स्पेशल कैटेगरी, स्टेट विल 60% ऑफ द अप्रूव्ड कॉस्ट, ठीक है, वही सेम बात है। मतलब क्या है दोस्तों? देखो, मतलब क्या है, स्कीम के तहत में सरकार क्या कर रही है दोस्तों? स्कीम के तहत में सरकार का उद्देश्य है कि हम जो हमारा डिस्कॉम सेक्टर है, उसको हम क्या करें दोस्तों? उसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, उसको हम क्या करें दोस्तों? उसको रिवैम्प करें, रिस्ट्रक्चर्ड करें।
तो इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई है और स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स है। जैसे पहला कंपोनेंट क्या था, फीडर सेग्रीगेशन, ठीक है, आप फीडर को सेग्रीगेट कर दो। दूसरा कंपोनेंट क्या था दोस्तों, स्मार्ट मीटरिंग, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या था दोस्तों, आपका जो आपका ट्रांसमिशन लॉस है उसको क्या करो, आप कम से कम करो, मिनिमम से मिनिमम करो। सो इनके माध्यम से जो इनको करेगा सरकार, उनको क्या कह रही है, सरकार कह रही है भैया हम आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देंगे। सरकार कह रही है भैया कि ये जो अप्रोच होगी, ये जो स्कीम होगी, ये अलग अलग राज्यों पे अलग अलग तरीके से लगेगी। ऐसा नहीं कि वन स्कीम फिट ऑल, वन साइज फिट ऑल अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। तो ये तो थी दोस्तों हमारी पहली स्कीम, पहली योजना, जिसको मैंने बताया रिवैम्प, आपका डिस्कॉम पावर सेक्टर कंपनी, डिस्कॉम कंपनी उसके लिए रिवैम्पिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर प्रीलिम स्पेसिफिक कौन सा है। तो सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों अबाउट द स्कीम। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम है ये कौन सी है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, मैंने बता दिया, टू रिवैम्प द डिस्कॉम सेक्टर। जब डिस्कॉम में लिखता हूँ तो मैंने आपको बता दिया, डिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम मतलब कंपनियाँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, 3 फीचर्स मैंने बताया आपको अभी अभी इसके अंदर में। पहला फीचर क्या है बताओ भाई, पहला है ट्रांसमिशन लॉस को कम करना, ठीक है। दूसरा क्या है, स्मार्ट मीटरिंग। तीसरा क्या है दोस्तों, फीडर सेग्रीगेशन। 3 मुख्य बातें हैं इसकी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या है दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए भैया आपका प्रोविजंस अलग है। इसके अंदर में क्या किया गया है दोस्तों, इसके अंदर में अगर आपको मीटर इंस्टॉल कराना है तो सरकार आपको 1350 रुपये एक टाइम में दे रही है, या 22.5% जो है आपका मीटर का जो कॉस्ट है वो सरकार के द्वारा जो है आपको दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों, आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन स्पेसिफिक में बात करते हैं तो व्हाट इज रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, डिस्कस इट सिग्निफिकेंस। मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, आप मेन स्पेसिफिक में लिख के बताइए मुझे कि जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है वो क्या है। थोड़ा सा उसका सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को आप क्या करेंगे, मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ये आपको मैं जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, इनको यार हम डिस्कस बहुत डिटेल में मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आपको भी पता है थोड़ा एक पुराने वाला काम है, तो मैं चाहता हूँ इसको जल्दी से हम क्या कर ले, फिनिश कर ले। एटलीस्ट जो टॉपिक्स हैं ना हमारे, हम उनको पढ़ लें, ठीक है, तो आपका करंट अफेयर ना बचे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे, इतने सेंसिबल आप लोग हैं, अपना काम जो है थोड़ा जानते हैं और आप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पास। ग्रीन पास क्या है यार, ये कोविड-19 जब से चला है ना, तब से कोई पता नहीं इम्यूनिटी पासपोर्ट, पता नहीं कभी ये पासपोर्ट, कभी वो पासपोर्ट, ऐसे 75 तरीके की चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन पास भी एक ऐसा ही कुछ है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर में काम करता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर में इसमें क्या हो रहा है पता है आपको, ये 1 तारीख का न्यूज़ था हमारा, 1 जुलाई का न्यूज़ था, जिसके अंदर में आपको बताया गया है, क्या बताया गया इसके अंदर में दोस्तों, इसके अंदर में बोला गया क्या, ग्रीन पास के अंदर, ईयू के अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में क्या बोला गया दोस्तों कि अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन लगी हुई है, आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं, या आपके पास कोविड और साथ साथ आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है आपके पास, ये दोनों डिजिटल फॉर्मेट में होने चाहिए। पहली बात, आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास आप वैक्सीनेट हो पूरी तरीके से, उसका भी आपको डिजिटल, आजकल तो सर्टिफिकेट मिलती है डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। तो पहला तो आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए, या आपने कोविड टेस्ट कराया हो, ठीक है, कोविड-19 का टेस्ट कराया हो और उसमें भी आप क्या रहे हो, नेगेटिव। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये आप डिजिटल फॉर्मेट में जब रखते हो ना, तो ये आपको एक पास दे देता है, ठीक है। पास मतलब कहीं भी आ जा सकते हो आप, ग्रीन पास दे देता है। मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जब लॉकडाउन चल रहा था, जब अलग अलग देश ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, तो अगर आप पूरी तरीके से वैक्सीनेट हैं और अगर आप कोविड नेगेटिव हैं, आपने टेस्ट करा रखा, उसकी रिपोर्ट है आपके पास, तो ये आपको एक डिजिटल फॉर्मेट में एक अनहिंडर्ड एक्सेस दे सकता है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपको कहीं पे, इसको बोला गया ग्रीन पास। ग्रीन पास मतलब आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अच्छा, इसमें भी एक इशू था दोस्तों, इसमें क्या था, यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा था, इसने भारत की कुछ वैक्सीन्स जो थी दोनों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसको इसने अप्रूवल नहीं दिया था। उसने अपना जो इधर का जो स्कीम है ग्रीन पास स्कीम, इसमें इंक्लूड नहीं किया था।
तो भारत की अथॉरिटी ने भी कहा था कि हम भी ऐसे ही रेसिप्रोकल मीज़र लगा देंगे, भाई तुम हमारी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहे, हम तुम्हारी को नहीं देंगे। इवन जो एस्ट्राजेनेका के शॉट से जो हमारी वैक्सीन बनी थी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो हमने कोविशील्ड बनाई थी, उसको भी अप्रूवल नहीं दे रहे थे। और उसी एस्ट्राजेनेका की सेम दवाई को, सेम वैक्सीन को जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही थी यूयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था और इंडिया वाली को अप्रूव नहीं दे रहे थे। फिर भारत ने बोला कि अगर ऐसा करोगे तो हम भी क्या करेंगे, हम भी तुम्हारी वाली को अप्रूव नहीं करेंगे भाई, ठीक है, हम भी सिर्फ उन्हीं देशों को अपने देश में ट्रैवल करने देंगे जिन्होंने हमारी वैक्सीन को अप्रूव कर रखा है, ठीक है। तो ये वाली बात है। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज़, ये भी आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिलेटेड है। तो इंडिया टुक इश्यूज द यूरोपियन यूनियन प्लान्स टू इंस्टीट्यूट अ ग्रीन पास फ्रॉम द जुलाई 1। तो भारत इस प्लान को आगे लेके गया है, इंडिया ने इसको डिस्कस किया है यूरोपियन यूनियन के साथ में। गवर्नमेंट सोर्स वार्निंग दैट इंडिया विल इंट्रोड्यूस, सरकार ने बताया है, सोर्स से पता चला है कि सरकार ने धमकी दी है कि हम भी अगर यूरोपियन यूनियन ऐसा करेगा, वो भारत की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अगर वो मंजूरी नहीं देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा ग्रीन पास स्कीम के तहत में, तो हम भी एक ऐसा ही रेसिप्रोकल पॉलिसी बना देंगे। और इस पॉलिसी के द्वारा हम भी क्या करेंगे, हम भी यही करेंगे कि हम सिर्फ उन्हीं यूरोपियन देशों को भारत देश के अंदर में आने देंगे जिन्होंने हमारी वैक्सीन को, हमारी कोविशील्ड को और हमारी कोवैक्सीन को क्या किया और रखा है, अप्रूव कर रखा है। गवर्नमेंट सोर्स वार्निंग दैट इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ रेसिप्रोकल पॉलिसीज ओनली अलाउिंग ईज ऑफ ट्रैवल फॉर दोज यूरोपियन कंट्रीज दैट रिकॉग्नाइज द इंडियन वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोविशील्ड। भाई ये कह रहा है कि सरकारी सूत्रों ने बताया है कि हम भी एक ऐसी पारस्परिक नीति बना देंगे जिसके तहत हम केवल उन्हीं यूरोपियन देशों को भारत में यात्रा के लिए अनुमति देंगे जिन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता दी है। इशू क्या है, पूरा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इशू ये है कि जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी जो है, उन्होंने कुछ लिस्ट बना रखी है जिनको उन्होंने ग्रीन पास के अंडर में रखा है कि आपने अगर ये वैक्सीन लगवा रखी है तो आप यूरोपियन यूनियन के अंदर कहीं पर भी बिना परमिशन के साथ में घूम सकते हो। और ये वैक्सीन कौन कौन सी थी, 4 वैक्सीन थी। पहला था जो आपका वैक्साजेविरा, ये आपका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, और इसी से तो क्या बना है, इसी से कोविशील्ड बना है, सेम ही तो है। तो भाई जब तुमने इसको दे रखा है तो कोविशील्ड को भी दे दो यार। उसके बाद है आपका कॉमिर्नेटी, ये फाइजर बायोटेक वाली है। उसके बाद में आपका स्पाइक वैक्स, ये मॉडर्ना की है। और उसके बाद है आपका जॉनसन, ये कौन सी है, जॉनसन एंड जॉनसन की है। तो ये वैक्सीन जो हैं, 4 ही वैक्सीन को इन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज़ ने कि अगर आपने इनमें से कोई वैक्सीन लगा रखी है और आप देश के अंदर कहीं पे भी घूमना चाहते हो तो यू आर फ्री टू मूव इन द कंट्री, यूरोपियन यूनियन, पूरे कंप्लीट यूनियन में। कोविशील्ड जो है, जैसे मैंने बताया, ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है, इसको भी उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। हालांकि ये जो है आपका, ये बिल्कुल इसी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की सही तो बना है, इसी शॉट से तो बना है, बट ये इनको अप्रूवल नहीं दे रहे। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज नॉट अमंग द वैक्सीन विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज। तो ईएमए ने आपका ये जो मेडिसिन है, ये जो आपका वैक्सीन है, इसको अप्रूवल नहीं दिया फॉर इट्स वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम्स दैट अलाउज फ्री मूवमेंट्स ऑफ द पीपल एंड इन द आउट ऑफ यूरोप, ठीक है। वाई हैज़ द कोविशील्ड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट। आपको क्या लगता है, ये कह रहा है क्यों कोविशील्ड को इंक्लूड नहीं किया गया। कोविशील्ड को इंक्लूड इसलिए नहीं गया किया दोस्तों क्योंकि कोविशील्ड यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती। ये उन दवाइयों को इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। एमसीए जो है आपका ईएमए जो है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, केवल और केवल उन्हीं वैक्सीनों को इंक्लूड कर रही है जो इनके यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर हुए हों। कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो, यूरोप में। अब एस्ट्राजेनेका की जो दवाई है इनकी, अगर मैं बात करूँ ये वाली दवाई, तो ये आपका वैक्सजेविरिया, ये दवाई तो बन रही है यूरोपियन यूनियन में, ये वैक्सीन तो बन रही है उधर, लेकिन ये तो है, तो फॉर्मुलेशन तो सेम है ना, दवाई तो सेम है। अब यही हम भारत में बना रहे हैं तो ये उसको भी अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे, बट उसको अप्रूवल नहीं दे रहे क्योंकि वो इंडिया में बन रही है। इवन इफ द वैक्सीन इज द सेम, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स नीड टू बी सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया, जैसे मान लो मैन्युफैक्चर दोनों सेम है, जैसे उधर फाइजर बना रहा है, भारत में मान लो उसी वैक्सीन को कोई और बना रहा है, तो इवन वैक्सीन सेम है बट स्टिल उसके बाद में भी दोस्तों आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, आपको अलग से अप्रूवल जो है वो प्रोडक्ट के लिए वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीन पास यही है, ग्रीन पास कुछ नहीं है, एक डिजिटल फॉर्मेट में कोविड का सर्टिफिकेट है दोस्तों, जो आपको ये बता देता है कि भाई आपने वैक्सीन भी लगवा रखी है या आप कोविड पॉजिटिव नहीं हो, आप कोविड नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये आपकी एक किस्म से जो फ्रीडम है ना उसको रिस्टोर कर देता है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो अब भाई आपसे संक्रमण का खतरा नहीं है।
ना आपको खतरा है, ना बाकी लोगों को संक्रमण का आपसे खतरा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो दोस्तों कि आप यूरोपियन यूनियन के अंदर में, ईयू के अंदर में, पूरे ईयू के अंदर में कहीं पर भी घूम सकते हो। तो ये आपको एक ग्रीन पास जो है इस टाइप का वो प्रोवाइड कर दे रहा है। आप बात समझ पा रहे हो मेरी? इट इज़ अ डिजिटल प्रूफ, एक डिजिटल प्रूफ है दैट अ पर्सन आइदर हैज़ वैक्सीनेटेड, कि या तो कोई व्यक्ति जो है उसको वैक्सीन लग गया है दोस्तों कोविड-19 वाला, या उसका टेस्ट जो है वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से ना दोस्तों आप पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, पूरा जो ईयू है उसके अंदर कहीं पर भी आप घूम सकते हो। हैज़ल फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगा, हैज़ल फ्री मूवमेंट होगा पीपल्स का, और कहीं पर भी आदमी जो है घूम सकता है आराम से फ्रीली। बट एक बात याद रखना, दिस इज़ नॉट कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकलना है तो आपको ये डिजिटल सर्टिफिकेट लेके ही जाना पड़ेगा, आपको ग्रीन पास लेके ही जाना पड़ेगा। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट नेसेसरी। ये आपका यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का स्टैंड क्या है इन वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर? देखो, अगर मैं वैक्सीन पासपोर्ट की बात करता हूँ तो वैक्सीन पासपोर्ट जो है ये प्राइवेसी और एथिक्स के लिए थोड़ा सा क्या है, खतरा है। देखो, हर आदमी को यार, जो देश का, जैसे भारत देश का नागरिक है तो स्वतंत्र संविधान के अंदर में ना आपका आर्टिकल जो है 19 के अंदर बोला गया कि भारत का जो आपका नागरिक है वो भारत में कहीं पे भी घूम सकता है आज़ादी से, भारत के अंदर कहीं पे भी वो आ जा सकता है, घूम सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी पब्लिक हेल्थ केस है तो हमने उस राइट को, उस फंडामेंटल राइट को क्या कर रखा है, एब्रोगेट कर रखा है, और हमने पब्लिक हेल्थ कंसर्न के अंदर में दोस्तों अभी ये चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की हुई है। बट हाँ, इससे खतरा है दोस्तों किसको, आपकी प्राइवेसी को और आपके एथिक्स को। द वैक्सीन पासपोर्ट हैज़ बीन लार्जली टाउटेड टू बी टिकट बैक टू नॉर्मलसी। ठीक है, इसी के माध्यम से आप जो है चीज़ें कर सकते हैं। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन साहब जी, उन्होंने भी इसको स्ट्रांगली अपोज किया वैक्सीन पासपोर्ट को। ठीक है, G7 कंट्रीज़ की जो बैठक हुई थी उसमें हमने इसको अपोज किया। अब पेपर में आपसे सवाल, अब जो ग्रीन पास हो गया, वैक्सीन पासपोर्ट हो गया, ये सब एक ही बात है। ठीक है, ये दीज आर द सेम काइंड ऑफ थिंग। वैक्सीन अबाउट द ग्रीन पास क्या है दोस्तों आपको बताना है, साथ साथ में वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले आपको पता है इजराइल ने आपको स्टार्ट किया था। Why Covishield is not been included in the list? Because Covishield is not locally manufactured in the European Union. It is manufactured in the India by using the AstraZeneca, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का शॉट है, उसी से हम ये ड्राइव कर रहे हैं। बट बिकॉज इट इज़ नॉट लोकली मैन्युफैक्चर्ड, इसीलिए हमारी जो कोविशील्ड है उनको इन्होंने परमिशन नहीं दी। वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम जो है ये कौन सा क्या होता है, ठीक है, पूरा बताओ आप। एंड इंडिया स्टैंड ऑन द वैक्सीन पासपोर्ट, भारत का वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर क्या स्टैंड है, हम किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो हम इसको क्या देखते हैं, हमारे प्राइवेसी और एथिक्स के हम अगेंस्ट मानते हैं, इसको आर्टिकल 19 के अगेंस्ट मानते हैं। मेन स्पेसिफिक में आ जाते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज़ वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम, डिस्कस इन डिटेल। वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम भी तो यही है यार भैया। ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या कहता है, ये भी यही कहता है कि मान के चलो आपने वैक्सीन लगवा ली है, ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ वैक्सीन्स को ये मान रहे हैं। अगर आपने वैक्सीन मंगवा ली है तो आप विदेश में जाके ट्रैवल कर सकते हो, या आप किसी दूसरे देश से आ रहे हो और आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट है। इसका मतलब क्या होगा कि आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं और आपसे किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है। तो ये इसके अंदर में क्या हो जाता है दोस्तों, ये इसके अंदर में एक फ़ायदा हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल इस प्रकार से कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलिमिनेशन कमीशन। डिलिमिनेशन कमीशन क्या होता है दोस्तों? डिलिमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम हिंदी में परिसीमन। ठीक है, परिसीमन आयोग। परिसीमन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया, देखो हर 10 साल में एक बार क्या होता है, सेंसस होता है। सेंसस का मतलब क्या है, जनगणना। अब जनगणना होगी, अब जनगणना के बाद में हमें पता चलता है कि भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है देश की। ठीक है, हमें पता चल गया टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। उसके बाद हमें पता चल गया कि किसी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, ये तो केंद्र के स्तर पर, यूनियन के स्तर पे हमें पता चला स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। हमें पता उस स्टेट के अंदर, उस टोटल पॉपुलेशन में SC ST की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये सारा आइडिया हमें लग जाता है, ये साइड आइडिया हमें लग जाता है। और आपको पता है पॉपुलेशन के आधार पर ही आपकी सीटों का बंटवारा होता है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो क्या हो आपकी दोस्तों विधानसभा। सीटों का जो बंटवारा होता है वो किसके आधार पर होता है दोस्तों, आपका पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन के आधार पर जो होता है यहाँ पर सीटों का बंटवारा जो है वो आपका होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो मान के चलो जैसे हम कहते हैं यूपी को हमने 80 सीट दे दी। अब भाई एक सीट होगी मान लो मेरठ, ठीक है, एक सीट होगी मान लो मेरठ। अब मेरठ का इलाका कहाँ से कहाँ तक होगा,
जैसे मैं हरियाणा की बात कर दूँ, हरियाणा में एक सीट होगी, हरियाणा को 10 सीट मिलती है मान लो लोकसभा में, ठीक है, 80 सीट जो है इसकी विधानसभा में है। तो मैं मान लूँ कि लोकसभा की एक सीट है जिसका नाम है गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र, गुड़गांव आपका लोकसभा क्षेत्र। तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आएंगे, कितने गांव, कितने डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर शामिल हो जाएगी, ठीक है, कौन कौन सा एरिया उसके अंदर आएगा, तो वो डिसाइड करता है कौन, डिलिमिनेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग का काम क्या है दोस्तों, किस चुनावी क्षेत्र के अंदर में कितना एरिया आएगा, कितनी पॉपुलेशन आएगी। इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों, देखो हर सेंसस के बाद, जनगणना के बाद, क्योंकि जनसंख्या का पैटर्न चेंज करता रहता है। अर्लियर मोर पीपल्स लिव्स इन द विलेजेस, ठीक है, बट अब क्या है, अब ज़्यादा लोग कहाँ पर रह रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा लोग शहरों के अंदर रह रहे हैं। तो हमारा जो पैटर्न है वो क्या कर रहा है दोस्तों, चेंज कर रहा है। और उस चेंजेज पैटर्न के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं उनको भी हमें रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को भी हमें रीअरेंज करना पड़ता है। सो उसी के लिए हमारे पास है डिलिमिनेशन कमीशन। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ठीक है, ये भी जीएस पेपर 2 से संबंधित है। तो अभी अभी बोला गया है कि जो हमारी डिलिमिनेशन कमीशन है, ठीक है, डिलिमिनेशन कमीशन इट इज चेयर्ड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड हैं, जस्टिस ये रिटायर्ड हैं, ऑन वेडनेसडे। और उन्होंने डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर को विजिट करेंगे, कब से कब तक, 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। क्यों, बिकॉज दे वॉन्ट्स टू गैदर द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, द इनपुट कंसर्निंग द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द डिलिमिनेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली सीट्स। तो इसका प्रावधान क्या है, इनका पर्पस क्या है दोस्तों, कि जो असेंबली में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में 6 से 9 तक ये क्या करेंगे, ये जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, एंड ये तो कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर में किस प्रकार के विधानसभा सीटों का बंटवारा किया जाए, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया ना भाई, 5 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हो गया। अब इसका रीऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, इसमें अंदर में बदलाव होने की, 2019 की बात है, सॉरी 5 अगस्त 2019, तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से अब हमें देखना पड़ेगा कि असेंबली के अंदर में पहले जो सीट आती थी उसमें वो अलग थी, अभी उसका मैं अलग से, अरे आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सपोज दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये हमारे पास आपका, अभी मैं मान लेता हूँ कि लद्दाख ये हो गया, ऐसे मैं काट देता हूँ, ठीक है, अब ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब मान लो मैं जम्मू एंड कश्मीर में कहता हूँ कि इसकी विधानसभा के अंदर, इसी असेंबली की सीट के अंदर मैं बोलता हूँ, मान के चलो 50 सीट होगी, ठीक है, कितनी सीट होगी मान लिया मैंने, या 250 सीट ओनली। अब 250 सीट मतलब क्या है कि आपको इस पूरे जम्मू कश्मीर को 250 अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है, किसके हिसाब से, पर्पज़ से, चुनाव के पर्पज़ से। तो हर एरिया के अंदर में कितना एरिया आएगा, क्योंकि आपको इस हिसाब से करना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आपका जो पॉपुलेशन का रेशियो है थ्रू आउट द वो क्या रहे, सेम रहे। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरे जम्मू कश्मीर को जितनी असेंबली सीट है उसमें विभाजित करना पड़ता है। और ये विभाजित करने का काम कौन करता है दोस्तों, डिलिमिनेशन कमीशन। सो द डिलिमिनेशन कमीशन जो है इसकी चेयर अभी की गई है, जो है जस्टिस रंजना प्रकाश, रिटायर्ड थी, उन्होंने वेडनेसडे को डिसाइड किया कि चलो 6 से 8 तक जम्मू कश्मीर की विजिट करते हैं, वहीं बैठ के डिसाइड करेंगे कि इसके जो आपका असेंबली की सीटें हैं उनका बंटवारा कैसे हो, इनके निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा कैसे हो। व्हाट इज़ डिलिमिनेशन, परिसीमन क्या होता है दोस्तों, देखो डिलिमिनेशन का जो लिटरली मतलब होता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्री ऑफ ए टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट दैट हैज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके क्षेत्रीय चुनाव, उसके जो आपका चुनावी क्षेत्र जो होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज होती है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो होती हैं उनको डिमार्केट करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भैया अगर ये मेरा चलो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, अभी तो ये 2 भागों में बट गया है, पर मैं मान लेता हूँ इसको एक है, तो इसके अंदर में कितनी सीटें बांटनी है और कैसे बांटनी है, उसका डिमार्केशन कैसे करना है, कहाँ पे कौन सी सीट होगी, कितनी सीट रखनी है पूरे राज्य में, कैसे कैसे कितनी, ये सारा काम किसके आधार पर होता है, डिलिमिनेशन के आधार पर। डिलिमिनेशन कमीशन जो होता है इसको राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों अपॉइंट किया जाता है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन द कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के साथ मिलके ये क्या करता है दोस्तों, आपको काम करता है, ये चुनाव आयोग के साथ मिलके क्लोज कोऑर्डिनेशन में उसके साथ ये काम करता है। समझ में आ रही बात आपको दोस्तों, ठीक है। सो डिलिमिनेशन कमीशन जो है इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करता है, इट वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेट करके ये क्या करता है दोस्तों, पूरा का पूरा काम जो है ये आपका करता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें डिलिमिनेशन कमीशन में सर होता कौन कौन है, ठीक है सर। डिलिमिनेशन कमीशन में पहला तो होता है कौन अपने पास, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, ये होता है। दूसरा हमारे पास होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और तीसरा जो होता है ना, उस स्टेट का, जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं उस स्टेट का जो हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर होता है वो भी होता है। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो ये सारे लोग होते हैं। पहली बात रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसका फंक्शन क्या होता है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल। मान लो मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में 250 सीट है, तो इसका काम यही होगा कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जनसंख्या को, पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके को इस प्रकार से बांटा जाए कि उसके अंदर 250 टुकड़े बने और हर टुकड़े की जनसंख्या जो है उसका रेशियो ऑलमोस्ट क्या आए दोस्तों, सेम आए। ये डिलिमिनेशन कमीशन का काम होता है। जब चुनाव होता है ना तो उसमें बोला जाता है ना, ये मेरा ये विधानसभा चुनावी क्षेत्र है, ये लोकसभा का चुनावी क्षेत्र है। तो वो जो चुनावी क्षेत्र होते हैं ना कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है। आपके यहाँ लोकल चुनाव होते हैं ना, तो आपका यहाँ जो एमपी होगा, एमएलए होगा, तो आप किस विधानसभा या किस लोकसभा के अंदर में आते हो, तो बस वो जो काम होता है ना वो डिसाइड करना, वो किसका होता है दोस्तों, दैट इज ऑफ दी, किसका होता है दोस्तों, डिलिमिनेशन कमीशन का, डिलिमिनेशन कमीशन का होता है। टू आइडेंटिफाई सेट रिजर्व, अब यही वो काम करता है जो आपकी हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए भी जो आपकी सीट रिजर्व की जाती है, दैट इज ऑल्सो डन बाय द डिलिमिनेशन कमीशन। वो भी डिलिमिनेशन कमीशन ही काम करता है। डिलिमिनेशन कमीशन जो है ना इंडिया के अंदर में बहुत हाई पावर्ड बॉडी है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी हाई पावर बॉडी, इसको हल्के मत आंगना, ये बहुत हाई पावर बॉडी होती है। इसके ऑर्डर जो होते हैं ना वो कानून की भांति होते हैं, और इनके ऑर्डर को आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चैलेंज the order given by these the order or passed by these delimitation commission in the any court of law। आप कहीं भी जाके इनको चैलेंज नहीं कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान के अंदर में इनसे संबंधित क्या प्रावधान है, कहाँ पर वो दिया हुआ है और क्या प्रावधान है, वो बात कर लेते हैं। तो कह रहा है अंडर आर्टिकल नंबर 82, जो हमारा आर्टिकल 82 है ना, द पार्लियामेंट इरेक्ट्स अ डिलिमिनेशन एक्ट्स आफ्टर एवरी सेंसस। देखो हर सेंसस के बाद में, जब भी आपका जब भी चुनाव होता है, सॉरी चुनाव कह रहा हूँ, जब भी जनगणना होती है, जब भी हमारे यहाँ पर सेंसस होता है, ठीक है, जब भी हमारे यहाँ पर जनगणना होती है, तो हर जनगणना के बाद में क्या होता है, पार्लियामेंट एक डिलिमिनेशन एक्ट पास करता है। और ये किसके अंडर में करता है, वो आर्टिकल नंबर 80 के अंदर। सेम काम जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबली है, वो कौन से काम उसके अंदर करती है, आर्टिकल नंबर 170 के अंदर में। ये भी हर सेंसस, हर जनगणना के बाद होता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 82 और आर्टिकल नंबर 170, इसके तहत में डिलिमिनेशन एक्ट पास किया जाता है। पहले केस में एक्ट पास किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, और दूसरे में किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसमें है स्टेट असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट असेंबली जो होती है वो क्या करती है, पास करती है। और यहाँ पर कौन कर रहा है दोस्तों मेरा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधान के प्रावधान है जो संविधान के अंदर दिए हुए हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, लेट मी टेल अबाउट द डिलिमिनेशन कमीशन। मुझे डिलिमिनेशन कमीशन के बारे में बताओ क्या है, ठीक है, क्या प्रोसेस है पूरा, इसका कंपोजिशन क्या है, डिलिमिनेशन कमीशन का कौन कौन लोग होते हैं। तो अभी बताया मैंने आपको डिलिमिनेशन कमीशन का कंपोजिशन क्या है। पर रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उसी स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर भी इसके अंदर में हिस्सेदार होता है। फंक्शन क्या होते हैं इसके, मैंने आपको बता दिया। फंक्शन ऑफ द कमीशन क्या होता है बच्चों, बताओ भाई। किसी भी राज्य के अंदर में जो सीट है, मान के चलो मैंने बताया अभी आपको 250 सीट है, तो 250 सीटों का बंटवारा कैसे करना है, ये काम डिलिमिनेशन कमीशन का होता है। हु कैरीज आउट दिस एक्सरसाइज एंड हु इज डिलिमिनेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमने आपके सामने डिस्कस कर ली। नाउ मेन स्पेसिफिक में बात करते हैं, हाउ एंड वाई डिलिमिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज कैरिड आउट डिस्कस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों ये डिलिमिनेशन हम करते हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, हाउ एंड वाई, ठीक है। तो हाउ का मतलब है, मैंने बता दिया आपको, जब भाई हर साल हमारे यहाँ जनगणना होती है। अब जनगणना के बाद क्या होता है दोस्तों, पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे मैं पहले अगर बताऊँ, पहले गुड़गांव का एरिया बंजर था, ठीक है, तो यहाँ बहुत कम, अगर मैं आज से 30 साल पहले बात करूँ तो बहुत कम लोग रहते थे, ठीक है। बाकी जगहों पे रूरल एरिया में ज़्यादा लोग रहते थे। बट अब अगर मैं बात करूँ, गुड़गांव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों भाई, क्योंकि सारे आसपास के जो क्लस्टर के जो लोग हैं, जो आसपास के जो आपके डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उनके सबके लोग इधर आ रहे हैं गुड़गांव के अंदर काम देखने के लिए। तो जो डेमोग्राफिक पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है ना, गुड़गांव के अंदर में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, गुड़गांव के अंदर ज़्यादा लोग आ गए तो हमें उसका ज्योग्राफिकल एरिया छोटा करना पड़ेगा।
नहीं तो इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना भाई। एक तो गांव का एरिया जिसमें कम लोग हैं ज़्यादा दूर में, और दूसरा एक छोटा सा इलाका है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर करने के लिए इसको और छोटा करना पड़ेगा इसकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ताकि पॉपुलेशन जो है वो समानतम रहे। तो ये सारी बातें आप इसमें बताओगे। अगली चर्चा होगी दोस्तों हीट वेव की। किसकी चर्चा होगी? हीट वेव की। हीट वेव का अभी मैं अगर बात करूं हीट वेव क्या होती है, तो हीट वेव का मतलब होता है दोस्तों बहुत जो गर्म आपकी हवाएं चलती है, ठीक है, जो बहुत गर्मी होती है। इंडिया में भी हमने देखा था अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल और मई के अंदर में हम हीट वेव्स के बारे में ज़्यादा सुनते हैं। गाइज 1 मिनट रुकेंगे, हम 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। मैं एक बार चार्जर लगा लेता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, इसकी यार बैटरी ख़राब हो रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना, 1 मिनट देना आप मुझे। इन 1 मिनट विल स्टार्ट, है ना, 1 मिनट दिल मांग रहा हूँ मैं आपसे। अगर मैं बस चार्जर लगा लेता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, हो गया। हीट वेव की हम बात कर रहे थे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे? हीट वेव की हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो हीट वेव का मुद्दा क्या है दोस्तों? मान लो किसी एरिया में कोई एरिया है, अभी अभी ये यूरोप उसके अंदर था, यूएसए के अंदर में हीट वेव की जो है बात की गई थी। वेस्टर्न यूरोप उसके अंदर यूएसए, जो पश्चिमी यूएसए है ना, इसके अंदर में हीट वेव के वो आए थे कि भाई यहाँ पर, क्योंकि गर्मियों में होता है, गर्मियों में जब हीट वेव का मतलब क्या होता है, जब आपका जो तापमान है प्लेन एरिया का या हिली एरिया का, जो सामान्य आपका तापमान रहता है, अगर उससे तापमान ज़्यादा हो ना, तो उसको फिर हीट वेव बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? हीट वेव। हीट वेव, हीट डोम अभी बताऊंगा, हीट डोम इसी में बताएंगे हम स्नेहप्रीत, इसी में डिस्कस हम करेंगे हीट डोम। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के क्या है दोस्तों? साइन है। सो दीज आर ऑल आर साइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो अभी आपने बोला हीट डोम, तो हीट डोम जो होता है वो भी ऐसा ही होगा। हीट डोम में क्या होता है कि जो भूमि होती है ना आपकी, वो गर्म होती है, और जब गर्म हो जाती है ना भूमि, गर्म भूमि अपना मॉइस्चर छोड़ देती है। अगर मान लो हीटेड लैंड है, हीटेड लैंड है आपकी, तो वो क्या होगा, उसके अंदर में जो मॉइस्चर है वो आपका क्या हो जाएगा? कम, मॉइस्चर लेस हो जाएगा। और जब मॉइस्चर कम होता है तो फिर वो ज़मीन और भी ज़्यादा क्या होने लगती है? गर्म होने लगती है। अब ये जो गर्मी होती है, ये हाई प्रेशर एरिया की वजह से, हाई प्रेशर एरिया में आपको पता है ना, हवा ऊपर से डिसेंड करती है, नीचे की ओर बैठती है। हाई प्रेशर एरिया में यही तो होता है, तो हवा नीचे बैठती है, इसका मतलब ये जो हीट है ये ऊपर नहीं जा पाएगी। तो ये हीट का एक ढक्कन सा लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से हाई प्रेशर है, तो ये हीट यहाँ पे ट्रैप रह जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग हो जाती है। सो उसको हम बोलते हैं हीट डोम। एक लिड की तरह काम करती है। जैसे आपने बर्तन में पानी उबालने को रख दिया, ऊपर उस पर ढक्कन लगा दिया, तो क्या होगा? पानी तो उबल रहा है, भाप आ रही है, लेकिन ऊपर ढक्कन की वजह से वो ऊपर बाहर नहीं जा पा रही। नॉर्मली क्या होगा भाई, अगर ये हमारी सतह है और नॉर्मली अगर तापमान बढ़ रहा है तो ये क्या होगी, एटमॉस्फेयर के अंदर में रेडिएशन चली जाती है, ठीक है, रात में आसमान ठंडा हो जाता है। लेकिन जब हाई प्रेशर बना रहता है तो ये हवा ऊपर जा ही नहीं पाती, और ये पूरा का पूरा जो हीट है यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हीट डोम, जो अभी मैं बताऊंगा। तो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, इससे हम संबंधित है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं नेशनल वेदर सर्विस issued another excessive heat warning for much of the Washington state and the Oregon that will remain in the effect until Sunday। तो ये आपका 1 जुलाई को आपकी ये न्यूज़ है, ठीक है। तो ये बताया गया है, क्या बताया गया दोस्तों, कि ये जो आपका वाशिंगटन और ओरेगन जो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर हीट नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, बट यहाँ पर भी हीट वेव के जो है चांसेस है। इधर आप देख रहे हो, ठीक है, इधर इधर ये सब हीट वेव्स है। हीट वेव का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी हीट वेव चलती है, कोई हवा आती है कहीं से हीट की, नहीं नहीं। हीट वेव का मतलब है नॉर्मल जो तापमान था आपका, उससे कंसिस्टेंटली तापमान ज़्यादा है, तो उसको हम हीट वेव बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? हीट वेव। तो अभी अभी अगर मैं बात करूँ, जीएस पेपर 1 के तहत में बताया जाएगा कि जो नेशनल वेदर सर्विस है यूएसए का, उन्होंने एक वार्निंग जारी की है कि जो वेस्ट आपका जो वाशिंगटन स्टेट है वो और ओरेगन जो है, उसके अंदर में संडे तक हीट वेव रहने वाली है।
यूएस हीट वेव क्या है, ये कह रहा है दोस्तों, दिस द वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटीज ऑन द कॉन्टिनेंट ऑन द मंडे वाज द आपका सालेम। ठीक है, सलेम जो है पूरे अगर हम बात करें आपका पूरे नॉर्थ यूरोप नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे गर्म शहरों में से एक रहा है मंडे को। एंड अबाउट 45 माइल साउथ ईस्ट ऑफ पोर्टलैंड, पोर्टलैंड से 45 मील ये दक्षिण पश्चिम में है। वेयर द हाई प्रेशर रीच्ड 170 डिग्री इन फारेनहाइट, हाई टेम्परेचर रेंज, वहाँ पर तापमान कितना बढ़ गया 117 डिग्री फारेनहाइट जो है आफ्टरनून के अंदर में ये हो गया। सबसे गर्म जगह ये थी नॉर्थ अमेरिका की। अबाउट हीट वेव, हीट वेव के बारे में बात करते हैं। हीट वेव का मतलब क्या है दोस्तों, हीट वेव कुछ नहीं है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। भाई किसी एरिया के अंदर में एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर है, मतलब जो उसका वास्तविक टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम, नॉर्मल टाइम पे जितना मैक्सिमम तापमान वहाँ पे होता है ना उससे ज़्यादा है, नॉर्मल मैक्सिमम से ज़्यादा है। दैट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न। अब ये इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ, इंडिया में भी तो हीट वेव होती है, तो मैं बोल रहा हूँ इंडिया के अंदर में मान के चलो जो नॉर्मल तापमान है हमारा यहाँ पर, उस नॉर्मल तापमान से अगर ज़्यादा तापमान हमारे यहाँ पर है दैट मीन्स हीट वेव। और ये जनरली उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर होता है, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपका ये होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट में और सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया है, अगर आपका तापमान जो नॉर्मल मैक्सिमम है, मतलब नॉर्मल टाइम पे मान लो आपका मैक्सिमम रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब आपका 40 से भी ज़्यादा है, 45 के आसपास पहुंच रखा है, 46 पहुंच रखा है, तो दिस इज नॉन एज द हीट वेव। कि जो नॉर्मल अधिकतम था आपका, सामान्यतः जो आपका अधिकतम तापमान रहता था उस समय उससे भी ज़्यादा तापमान है, इसी को बोलते हैं हम हीट वेव। हीट वेव जो होते हैं दे आर टिपिकली अकर बिटवीन द मार्च एंड जून। अगर इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में मार्च और जून के बीच के अंदर में हीट वेव जो हैं वो आती हैं दोस्तों। और कई कई बार तो ये हीट वेव जो है कई कई एरिया के अंदर में तो जुलाई तक ही एक्सटेंडेड हो जाती हैं, जुलाई तक हीट वेव चलती रहती है। ठीक है, हाइयर डेली पीक टेम्परेचर एंड लॉन्गर मोर इंटेंस। इसमें होता क्या है दोस्तों, डेली का जो पीक टेम्परेचर है, पीक मतलब जो अधिकतम जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ के अंदर में दोस्तों आपका मोर इंटेंस हीट वेव्स आर बिकम इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट ग्लोबली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आपका ज़्यादा हो गया है। अब आप कहोगे सर व्हाट इज़ दिस क्लाइमेट डोम, आपका आपका हीट डोम, आपने मेरे से पूछा था हीट डोम क्या है सर। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, देखो जब जब ग्राउंड गर्म हो जाता है, हमारी धरती गर्म होगी तो धरती गर्म होने के बाद उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, उसकी जो नमी है वो खत्म हो जाती है। अब नमी खत्म होने के बाद वो ग्राउंड और भी जल्दी से और भी तेजी के साथ में गर्म होता है। इट मेक्स इट ईजियर टू हीट इवन मोर। वो बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से और ज़्यादा गर्म होने लगता है। ठीक है, अब यही होता है जब वो गर्म होता जाता है होता जाता है होता जाता है। ठीक है, तो गर्म तो हो रहा है, नीचे से गर्म हो रहा है, लेकिन ऊपर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर मतलब हवा ऊपर से नीचे डिसेंड कर रही है, हवा नीचे बैठ रही है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, वो जो हाई प्रेशर जो हीट है ना वो आपकी ट्रैप होके रह जाती है नीचे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऊपर तो उठ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर हाई प्रेशर एरिया है जिसने ढक्कन लगाया हुआ है। तो इसकी वजह से ये हीट जो है ये आपकी बाहर नहीं जा पाएगी और इसकी वजह से ये लिड बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम हीट डोम। क्या बोलते हैं इसको? हीट डोम। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया क्या है हीट वेव का? सर हम कब बोलेंगे कि हीट वेव है, आप समझना मेरी बात दोस्तों। द हीट वेव इज कंसिडर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीच एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लेन एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द हिली रीजन। देखो एक पहला क्राइटेरिया तो यह है कि आप पहाड़ी इलाकों की बात करोगे तो कम से कम 30 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और अगर आप प्लेन एरिया की बात कर रहे हो दोस्तों, कन्वेक्शन नहीं होगा ना आकाश, कन्वेक्शन तो तब, अरे ऊपर हाई प्रेशर है तो कन्वेक्शन कहाँ से होगा? वही तो मैं बात बता रहा हूँ। जब कन्वेक्शन तब होता है जब लो प्रेशर हो, लो प्रेशर से ही आपकी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर तो ढक्कन लग गया ना, हवा तो ऊपर से नीचे बैठ रही, प्रेशर ज़्यादा है तो हवा ऊपर उठेगी नहीं, कन्वेक्शन कैसे होगा? तो उठेगी नहीं, तभी तो ये फंसा रह गया हीट, इसीलिए तो इसको हीट डोम बोल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो पहाड़ी इलाका है, कोई भी पहाड़ी इलाका है, ठीक है, इफ अ स्टेशन इज लाइक हिली स्टेशन, तो हिली स्टेशन के लिए इसने बोला है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मान के चलो ये कह रहा है कि कोई भी इलाका प्लेन इलाका है तो उसके लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये होना चाहिए। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द हीट वेव, पहला। दूसरा क्या है, कह रहा है इफ़ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो कोई जगह है जहाँ पर आपका नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो या तो 40 होता है मैक्सिमम या 40 से कम होता है बस। ठीक है, स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40।
कोई एरिया था जिसका अधिकतम तापमान 40 या 40 से ज़्यादा होता है, और उस एरिया पर अगर तापमान 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो तो उसको हीट वेव की कंडीशन बोलते हैं। आप समझिए मेरी बात, कोई एरिया था जिसमें मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री रहता था, या 40 से कम, अगर उस एरिया का तापमान 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया तो हीट वेव होगी। उसका मतलब वहाँ पे क्या हीट वेव है, ठीक है। और अगर 7 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 47 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 48 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर सीवियर हीट वेव है। फिर कैसी भी हीट वेव है, सीवियर। तो 5 और 6 तक तो कहलाएगी सिर्फ हीट वेव, लेकिन 7 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद वो क्या कहलाती है, सीवियर हीट वेव, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई ऐसा स्टेशन है जहाँ का नॉर्मल एवरेज का टेम्परेचर 40 डिग्री या इससे अधिक होता है, ठीक है, इफ़ अ स्टेशन टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा रहता है उसका एवरेज, और अगर वहाँ पर मैं बोलूँ कि 4 से 5 डिग्री अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हमने देख लिया, ठीक है, तो मान लो ये क्या है, फिर हीट वेव। कोई एरिया था जिसका मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री रहता ही रहता है, ठीक है, तो अगर वहाँ पर तापमान आपका 4 से लेकर 5 डिग्री बढ़ गया तो हीट वेव है, और 6 डिग्री बढ़ गया तो क्या है, सीवियर हीट वेव है, ठीक है। एडिशनली इसके अलावा अगर हम बात करें, इफ़ द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 45 डिग्री, मान लो एक्चुअल का जो टेम्परेचर है वो 45 रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल मैक्सिमम, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे कि वहाँ का मैक्सिमम नॉर्मल क्या होगा, नहीं भाई, 45 डिग्री है तो हीट वेव है, सिंपल सी बात है। 45 डिग्री का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, वो हीट वेव कहलाएगी, ठीक है। तो हमने 2 तरीक़ों से बताया। पहला क्या बताया भाई, ऐसा एरिया जिसमें तापमान मैक्सिमम 40 है या 40 से कम है, ऐसे में अगर आप 5 से 6 तक करते हो तो हीट वेव, 7 हो जाता है तो सुपर हीट वेव, ठीक है, सीवियर हीट वेव। दूसरा ऐसा है जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता ही रहता है, एवरेज है, इसका अगर 4 से 5 डिग्री बढ़ गया तो हीट वेव, और अगर 6 डिग्री बढ़ गया तो सीवियर हीट वेव कहलाता है। तीसरी बोल रहा है कि कोई भी ऐसी जगह बस का मैक्सिमम टेम्परेचर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान कहीं का हो रहा है तो वो क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर, वो हीट वेव कहलाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ द हीट वेव ऑन द हेल्थ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हीट वेव होता है ना, इसका आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द हीट वेव ऑन योर हेल्थ, बताइएगा मुझे। हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा हीट वेव का, जल्दी बताइएगा सभी लोग, देख रहा हूँ मैं अभी, फटाफट बताइए। हमेशा टायर्ड रहोगे, डिहाइड्रेशन, और कुछ, और कोई, अच्छा, लोनलीनेस फील होगा, वोमिटिंग आएगी, लेजीनेस, फटीग और डिहाइड्रेशन। ये लोनलीनेस की दिक्कत क्या है, स्किन प्रॉब्लम, थकावट। अच्छा भाई, ये कोई पहुंचा हुआ आदमी है, कह रहा है सर कैंसर हो जाए, कैंसर नहीं कांसर कह रहा है सर, कैंसर हो जाएगी। अच्छा, हीट वेव से कैंसर हो जाएगी। तो देखो यार, नॉर्मली क्या होता है हीट वेव से, मैं आपको बताता हूँ, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, आपको हीट क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, साथ साथ में आप एग्जॉस्ट रहते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, हीट स्ट्रोक कहते हैं उसको, हीट स्ट्रोक भी आ जाएगा आपको। हीट स्ट्रोक मतलब बहुत ज़्यादा सन, आपकी जो हीट से आपकी बॉडी भी बर्न भी हो सकती है, इससे हीट क्रैम्प आएंगे, आपका गर्मी की वजह से ऐठन रहेगी, आपके शरीर में थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, चक्कर आएगी, सर दर्द आएगा, उल्टी आएगी, ठीक है, ये सब चीज़ होगी, मांसपेशियों में ऐठन रहेगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड रिजल्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट द पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स एज दे आर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस समटाइम रिजल्टिंग इन डेथ। और ऐसे में ना रहना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हीट वेव में तो छोड़ो भाई साहब, जो चिपचिपी गर्मी होती है मुझे तो वो मारती है। चिपचिपी गर्मी समझते हो ना आप, जो बिल्कुल जस्ट बारिश से पहले होती है, बारिश से पहले जो गर्मी होती है ना भाई साहब, ओ हो उम्मस वाली, मज़ा आ जाता है ना तुम्हें, है भाई, आप सब लोगों को तो मज़ा आ जाता होगा ना। बारिश से जस्ट पहले वाली गर्मी, ओए होए होए होए, इतनी ख़राब गर्मी होती है ना, उम्मस भरी चिपचिपी गर्मी होती है। और वो इतनी गर्मी उससे क्या होता है, आपको मनुष्य को ना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, फिजिकल स्ट्रेस उसको रहता है, और इवन कई कई केसों में आदमी की डेथ भी हो जाती है उससे, पता है आपको। वाई इज़ इट हॉटर देन द नॉर्मल इन द नॉर्थ अमेरिका, उसमें कह रहा है ज़्यादा गर्मी क्या, अब नॉर्थ अमेरिका से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, छोड़ दो, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हीट वेव हमें पढ़ना था तो हमने हीट वेव जो है वो देख लिया। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है नॉर्मली कि हीट वेव क्या है, कब आप हीट वेव को डिक्लेयर कर सकते हो, हीट वेव डिक्लेयर कैसे करोगे।
क्राइटेरिया क्या होगा हीट वेव को डिक्लेयर करने का, अभी मैंने पढ़ाया आपको। हीट वेव में और हीट डोम में अंतर क्या है, ठीक है। डोम का मतलब मैंने बताया, जब हीट आपकी ट्रैप हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर जोन, तो उसको हीट डोम बोल देते हैं। हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों इसका, एंड व्हाट इज़ द हीट डोम, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी नॉर्थ अमेरिका में क्यों गर्म है यार, देख लो। वी हैव लॉन्ग नोन दैट द वर्ल्ड हैज़ वार्म्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सिंस 1900s, एंड द पेसेस ऑफ वार्मिंग हैज़ एक्सेलरेटेड इन रिसेंट टाइम्स। द वार्मर बेसलाइन कंट्रीब्यूट टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड हेल्प्स। सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, ग्लोबल वार्मिंग की। भाई नॉर्थ अमेरिका का तापमान, एवरेज तापमान अधिक क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सिंपल है। सो एग्जामाइन द एडवर्स इम्पैक्ट कॉज बाय द हीट वेव। तो जो अभी अभी आपके जो उत्तम विचार थे कि कैंसर हो जाएगा, ठीक है, लोनलीनेस फील होगा, अकेलापन फील होगा, वही है ना। तो मतलब आपको कोई चाहिए जब हीट वेव होती है तो, है ना, हीट वेव आ जाती है तो आपको कोई चाहिए हर टाइम आपके साथ कोई, है ना। नहीं, हाँ आप ही ने तो बताया था, हंस क्यों रहे हो यार, आप ही ने तो बताया अभी थोड़ी देर पहले मुझे। भाई आप ही ने कहा कि सर लोनलीनेस फील होता है, ठीक है। चलिए लेट्स राइट एन आंसर। आपको लिखना है मेन स्पेसिफिक के अंदर, एग्जामाइन द एडवर्स इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द हीट वेव। आपको मुझे बताना है कि हीट वेव जो है इससे किस किस प्रकार के एडवर्स इम्पैक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं, हीट वेव से किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो यू हैव टू राइट ऑन दिस, आपको इसके ऊपर मुझे बताएं, एग्जामाइन द एडवर्स इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द हीट वेव्स। हीट वेव की वजह से क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट जो हैं आपको हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक नई योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, नाम से ही समझ गए आप क्या है, इससे रोजगार मिलेगा युवाओं को। तो ये युवाओं के लिए रोजगार के लिए ये स्कीम है, एंड इट विल डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो किसके अंडर में है ये मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंडर में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था, ठीक है, किस स्कीम को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम जो है इसको आपका अप्रूवल दे दिया। तो यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर एक्सटेंडिंग द टर्मिनल डेट ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरीज फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चल रही थी तो उसका जो टर्मिनेशन डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया आगे, ठीक है, फ्रॉम 30 जून, 30 जून था 2021, इससे बढ़ाकर क्या कर दिया 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। मतलब जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना थी ना, जिसके तहत बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया गया था सरकार के द्वारा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो उस स्कीम को दोस्तों बढ़ाकर 30 जून से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, उसको 31 मार्च तक सरकार के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है भाई। रोजगार लो आप 1 साल और रोजगार लो। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इट वॉज अनाउंस एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 3.0। तो ये जो प्रोग्राम है आपका ABRY, ये आत्मनिर्भर भारत जो था हमारा मिशन तो था 3.0, उसके तहत में इसको स्टार्ट किया गया था। इट इज़ अ पैकेज टू बूस्ट द इकोनॉमी। इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, इस पैकेज का पर्पज़ है टू बूस्ट द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए था, ठीक है। आपकी इकोनॉमी को क्या था, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए था। इट इज़ एम्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द फॉर्मल सेक्टर ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड रिकवरी फेज, ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड रिकवरी फेज। कि पोस्ट कोविड के अंदर में किस प्रकार से लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी तो किस प्रकार से हम उस एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल मतलब जो पूरा सरकार के रेगुलेशन के अंडर में होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। तो ARI जो आपका ABRY है, इट वॉज बेसिकली अनाउंस्ड बाय द आत्मनिर्भर भारत अंडर द आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज टू बूस्ट द रिकवरी of the economy, to increase the employment generations in the formal sectors during the post-COVID recovery phase. The scheme will minimize the impact of COVID-19 pandemic on the country economy and will ameliorate the hardship faced by the low-paid workers, provided incentives to the employers for restarting and expanding the business activity. इसमें क्या किया गया दोस्तों, भाई ऐसे लोग जो बुरी तरीके से COVID-19 से प्रभावित रहे हैं तो इस स्कीम के तहत में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया गया, ठीक है, ज़्यादा तो उनको इंसेंटिव दिया गया। लो पेड वर्कर को सरकार ने इंसेंटिव दिया कि अपना धंधा दोबारा शुरू कर सकें, उनको हेल्प की है सरकार ने। और ये स्कीम इसलिए चलाई गई है ताकि कोविड का कम से कम इम्पैक्ट हो किसके ऊपर दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, ठीक है। COVID-19 का जो इम्पैक्ट है हमारी अर्थव्यवस्था पे कम से कम हो, इसीलिए उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये स्कीम जो है दोस्तों वो चलाई गई है।
अबाउट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, इसके बारे में देखें तो क्या है, देखो, अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉई एंगेज्ड ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 एंड अप टू 30 जून 2021। इसमें देखो होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार क्या कह रही है भाई, जो भी फॉर्मल सेक्टर है, तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर में आपको पता है ना, वो भरना पड़ता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है। तो इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का में 12% तो कोई भी नया अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो 12% सरकार देती है, भारत सरकार, और 12% जो उसको एम्प्लॉय करता है, काम करता है, वो देता है। और ये ईपीएफ जो है उसके पीएफ अकाउंट के अंदर में क्या करना होता है, जमा होता है, ठीक है, इसके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। 12% कौन करता है दोस्तों, 12% सरकार और 12% एम्प्लॉयर जिसने उसको हायर किया, जिसने उसको रखा है। तो कुल मिला कितना हो गया, 24। अब सरकार इंसेंटिव दे रही है, क्योंकि देखो अब अलग अलग कंपनियों के पास क्या है दोस्तों, कामकाज है नहीं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लेबर फोर्स की छुट्टी कर रहे हैं, कईयों को बहाना मिल गया भगाने का। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री से था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बहुत सारे लोगों को भगा दिया गया भाई, कईयों को बहाना मिल गया ना कोविड का, कईयों को काम हटाना था, छटनी करनी थी, वर्कफोर्स को रिड्यूस करना था, कम करना था, तो उन्होंने कर्मचारियों को बोला होगा भाई या तो सैलरी कम लो या हटा दूंगा। अब कईयों ने तो छोड़ दिया होगा, वैसे ही किसी को हटा दिया होगा कि भाई नहीं भाई हमारे पास काम नहीं है, और जो एम्प्लॉय बचे उनसे बोला गया कि भाई तुम और ज़्यादा काम करो, नहीं तुम्हें भी हटा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कई लोगों को तो बहाना भी मिला है, तो सरकार ने इंसेंटिव दिया है। सरकार ने बोला है कि अगर आप कोई नए एम्प्लॉयर हैं, अगर किसी भी कंपनी में कोई भी कंपनी है और उसके अंदर में कोई आपने एम्प्लॉयर आए हैं 2 साल तक, उनका जो पूरा ईपीएफ है वो कौन प्रोवाइड करेगी दोस्तों, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मतलब 24 का 24% उनका जो ईपीएफ है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। सरकार कहेगी, सरकार कह रही है हम देंगे 2 साल तक, लेकिन ये सिर्फ होगा 1000 एम्प्लॉय के लिए। मतलब एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय तक ही ये होगा। 1000 के बाद अगर होगा तो फिर सरकार उसमें फिर सिर्फ वही 12% जो सरकार का हिस्सा वही देगी। फिर 12% किसको देना पड़ेगा, उस एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। तो अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉई एंगेज्ड ऑन और आफ्टर द 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में जो भी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, किसको किसको भाई, अब ये 30 जून था, लेकिन अब इस 30 जून को बढ़ा के क्या कर दिया, 30 जून को बढ़ा के क्या कर दिया, 31 मार्च। तो अब कहने का मतलब है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति ने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसका 24 का 24% का जो ईपीएफ है सरकार वो जो है वो देगी। लेकिन ये सिर्फ कितने तक होगा, 1000 एम्प्लॉय तक, ठीक है, फॉर 2 ईयर। 1000 के बाद में नहीं होगा। गवर्नमेंट विल पे ओनली एम्प्लॉय शेयर्स ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 12%। अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो सिर्फ अरे समझ में आया, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई। इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो अक्टूबर 2020 से लेकर, ठीक है, अक्टूबर 2020 से लेकर जो मार्च 2022 होगा, मार्च 2022 होगा, इन 2 सालों के अंदर जितने भी एम्प्लॉई आएंगे, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉई आएंगे 1000 उनकी अधिकतम सीमा है, उस तक कंपनी के अंदर में जो ईपीएफ दिया जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कौन देता है, 12% देती है सरकार, और 12% देता है कौन दोस्तों, उसको रखने वाला। अब सरकार कह रही है रखने वालों से कि भाई तुम मत दो, हम दे देंगे, 24 का 24 ईपीएफ हम देंगे। इससे क्या होगा, इंसेंटिवाइज होंगे ये लोग। सोचेंगे अच्छा यार 12% नहीं देना पड़ रहा तो ज़्यादा ज़्यादा हायरिंग होगी, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर के अंदर में। तो ये सोच के सरकार ने स्कीम चलाई है कि इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको नौकरियां मिलेगी। इसलिए सरकार ने इस स्कीम को नाम दिया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, हायर करें, ठीक है, क्योंकि 24 का 24% जो उनको देना पड़ रहा है ईपीएफ, कौन पे कर रहा है, सरकार पे कर रहा है। कब तक, 2 साल के लिए। तो इससे क्या होगा, कह रहे हैं कि जो कोविड की वजह से जो नुकसान लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है दोस्तों, एलिजिबल वो है भाई जिनकी सैलरी जो है ना, मंथली ड्राइंग सैलरी 15,000 रुपये से कम है और वो किसी और आपका जो है सोशल बेनिफिट स्कीम के अंडर में कवर नहीं है। भाई एन एम्प्लॉय ड्राइंग मंथली वेजेस ऑफ लेस देन 15,000 रुपये हु वॉज नॉट वर्किंग इन एनी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, जो ईपीएफओ के साथ कहीं और पे कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी मंथली सैलरी किसी वर्कर की 15,000 रुपये और वो कहीं पर भी और काम नहीं करता है,
ठीक है, तो उसको ये स्कीम के अंदर रखा जाएगा बिफोर 1 अक्टूबर 2020 तक की बात है, एंड डिड नॉट हैव अ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर प्रायर टू द 1 अगस्त 2000। ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस होगी तो ही उसको स्कीम के अंदर रखा जाएगा। एनी ईपीएफ मेंबर पोजेसिंग द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, किसी ईपीएफ मेंबर के पास यूएएन नंबर है और उसकी मंथली सैलरी 15,000 से कम है, हु मेड एग्जिट फ्रॉम द एम्प्लॉइज़, वो पहले मतलब एग्जिट हो गया, कोविड-19 पैंडमिक जो है उसको निकाल दिया गया था, ठीक है, फ्रॉम मार्च 1 2020 टू सितंबर 2020, एंड देन अगेन उसने ज्वाइन कर लिया, तो उसको भी स्कीम के अंदर में क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, उसको भी इसके अंदर क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, सो ये न्यूज़ है दोस्तों आपकी फ्रॉम द 1 जुलाई, 1 जुलाई की न्यूज़ है, 1 जुलाई की सारी न्यूज़ है ये, 1 जुलाई की न्यूज़ है। ठीक है, सो 1 जुलाई का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं ये। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल डॉक्टर डे, डॉक्टर खेल रहे हैं जुलाई के अंदर में, डॉक्टर डे जो है आपका वो सेलिब्रेट करने की बात हुई थी, तो 1 जुलाई की न्यूज़ है। तो डॉक्टर डे जो है उसके बारे में बता देता हूँ। नेशनल डॉक्टर डे 2021 जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 1 जुलाई एनुअली, हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, जो हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा है इसके अंदर में जो इन व्यक्तियों का योगदान है उसके योगदान को मान्यता देने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, इनकी जो योग्यता है, इनकी योग्यताओं को मान्यता देने के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन और समुदायों में चिकित्सकों का जो योगदान है उसको मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 2021 का। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, बैकग्राउंड में है द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA observed the first national doctor day in July 1991। तो जो पहला आपका फर्स्ट डॉक्टर डे जो था उसको हमने जुलाई 1991 के अंदर में सेलिब्रेट किया। द फर्स्ट डॉक्टर डे वो सेलिब्रेटेड इन द जुलाई 1991। ठीक है, पहला जुलाई जो आपका डॉक्टर डे था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो थी इसने आपका कब सेलिब्रेट किया था आपका दोस्तों, जुलाई 1991 के अंदर। IMA जो है ना इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, बहुत सारे जो नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम के और मेडिसिन के वो सब इकट्ठा मिलके उन्होंने बनाया हुआ है। तो IMA इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO टाइप से मान लो आप ये, ऑफ द डॉक्टरों का NGO है ये। और मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम, इसमें आयुर्वेद वाले नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं सारे। अब इसी IMA का विवाद हुआ था किसके साथ में, रामदेव बाबा के साथ में। विच लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट of doctor as well as the well-being of the community at large. It was formed in 1928, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इसको 1928 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। बाद में जब वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन बना ना, WMA बना, तो उसके अंदर में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1946 के अंदर में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन बना, तो उसमें इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। ठीक है, और ये उसका फाउंडर मेंबर बना था उस टाइम पे। और जो WMA में बात कर रहा हूँ इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है मित्रों, इसका हेड ऑफिस है फ्रांस के अंदर में। इन्हीं के एक पाइनियर हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिदेन चंद्र रॉय। ये 1882 में इनका जन्म हुआ था, 1962 में इनका निधन हो गया था। इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं BC रॉय। तो BC रॉय जो एक फिजिशियन थे, फ्रीडम फाइटर टाइम के, और एक एजुकेशनिस्ट भी थे, वो पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपका, तो ही वॉज born in Patna, Bengal Presidency, British India in 1982. He was follower of Brahma Samaj and he also led the civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, उसको उन्होंने लेड किया था बंगाल में 1930 के अंदर में। महात्मा गांधी जी के फिजिशियन के रूप में भी काम किया, और ये दूसरे वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, ये डॉक्टर हैं, इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर में, ठीक है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल इन इट्स ऑबिटरी टू रॉय कॉल्ड हिम द फर्स्ट मेडिकल कंसल्टेंट इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर में इनको मेडिकल कंसल्टेंट का जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके रूप में इनको जाना गया था। हु टॉवर्ड ओवर हिज कंटेम्परेरीज, जिनकी योग्यता जो है इनके समय में, जो इनके टाइम के जो और डॉक्टर थे उनसे कहीं आगे थी, अपने समकालीन क्षेत्रों में ये बाकी लोगों से बहुत आगे थे, ऐसा कहा गया था। इनको हमने भारत रत्न अवार्ड भी दिया, 1961 में हमने इनको भारत रत्न अवार्ड दिया। फर्दर जो BC रॉय है, नेशनल अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट इन 1976। हमने फिर BC रॉय के नाम पर एक नेशनल अवार्ड बनाया 1976 के अंदर में, फॉर वर्क इन द एरिया ऑफ मेडिसिन, पॉलिटिक्स, साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट। इसके लिए तो यहाँ पर एक और जो है आपका बेसिकली वो जो है हम बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, एक नेशनल अवार्ड दिया गया।
लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड-19 अफेक्टेड सेक्टर। अब ये वाला और इससे अगला जो टॉपिक है हमारा, मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ये लगभग एक ही चीज़ है। क्या है आप समझ लेना, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर। भाई ऐसे सेक्टर जो आपके कोविड की वजह से प्रभावित हुए हैं, उन सेक्टर को लोन की गारंटी दी है। किसने? प्रधानमंत्री के जो जो कैबिनेट ने, जिसकी चेयर कौन कर रहा है दोस्तों? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर ने गारंटी दिया है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने गारंटी किया है फॉर द लोन गारंटी स्कीम फॉर अफेक्टेड कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, ठीक है। द स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल लोन सैंक्शंस अप टू 31/3/2022, 31 मार्च 2022, और टिल एन अमाउंट ऑफ रेस 50,000 करोड़ इज सैंक्शनड, ठीक है। तो कह रहा है स्कीम के तहत में द स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल लोन्स सैंक्शन अप टू 31/3/2022, मतलब 31 मार्च 2022 तक जितने भी लोन सैंक्शंस हुए हैं, या मैक्सिमम लिमिट मान लो 50,000 करोड़, मतलब आप समझ रहे हो। मैं कह दूँ किसी सेक्टर को लोन दिया जाएगा, लेकिन लोन दिया जाएगा या तो 31 मार्च तक ले लो भाई, जो लेगा उसको मिल जाएगा, या एक लिमिट है कि हमारे पास बस 50,000 करोड़ तक की लिमिट है, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास लिमिट नहीं है। तो 50,000 करोड़ की लिमिट मान लो, या 31 मार्च, जो भी पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या 50,000 करोड़ पहले ख़त्म हो गए हमारे पास, या 31 मार्च जो है वो डेट ख़त्म होगी, पैसे बच गए, तब तक ये स्कीम जो है इसको क्या किया है? एक्सटेंड किया है। ये जो स्कीम है, इट हैज़ फॉर्मुलेटेड एज अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू द एक्सेप्शनल सिचुएशन इन द कंट्री। देश के अंदर में दोस्तों जिस प्रकार की एक्सेप्शनल कंडीशन हम देख रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा अभी कोविड-19 की वजह से दोस्तों, सेकेंड वेव की वजह से हमारा हेल्थ सेक्टर बिल्कुल पिछड़ गया था, और ऑक्सीजन का इतना क्राइसिस आ गया था, ये सब वो सब, तो उसकी रिस्पॉन्स के अंदर में इसको दिया गया था कि जो भारत के अंदर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडिक्वेटली जो है वो क्या कर सके? अच्छा कर सके। बहुत सारे लोग आगे आएँ, ठीक है, हेल्थ सेक्टर के लिए काम करें, तो उनको लोन देने के लिए ये 50,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम है लॉन्च की गई थी। द अप्रूव्ड मिशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द कंट्री इन शोरिंग अप इट्स मच नीडेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्कीम से उद्देश्य क्या था दोस्तों? इससे बड़ी आस थी कि इससे जो भारत का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा, देश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू पार्टली मिटिगेट क्रेडिट रिस्क एंड फैसिलिटेट बैंक क्रेडिट एट लोअर रेट। इसमें क्या होता है दोस्तों? आपको बेसिकली लो रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बस लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर में आपको क्रेडिट मिल रहा है। की फीचर क्या है? द प्रपोज्ड LGSCS स्कीम इज एम्ड एट अपस्किलिंग द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम ये था, जो अभी तक नहीं हुआ वो हम कर दें। भारत के अंदर में कोरोना की वजह से जो हमने अनप्रेसिडेंट सिचुएशन देखी थी ना, उसकी वजह से जो हमने देखा कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप है उसको फिल करने का प्रयास है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैप है कंट्री के अंदर उसको फिल करने का प्रयास जो है इसके द्वारा किया गया था। और स्पेशली हमने टारगेट किया था दोस्तों किसको? जो अंडर सर्व्ड एरिया हैं उनको हमने टारगेट इसके अंदर किया था। दिस स्कीम वुड गारंटी द 50% ऑफ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। मान लो जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट था पहले से काम कर रहा था, बट आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसमें 50% की आपको क्या मिलेगा? ठीक है, लोन सेंक्शन हो जाएगा उसका। और 75% ग्रीन फील्ड, कोई नया प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हो, एकदम नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो, तो जितना उसका पैसे लागत है उसका 75% आपको क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। और अप टू रेस 100 करोड़ सेट अप इन अर्बन और रूरल लोकेशंस अदर देन द 8 मेट्रोपॉलिटन टायर 1 सिटी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अगर आप ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप उसी के अंदर में, हाँ, लाइक मेडिकल ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की और भी बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप वो कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर में आपको लोन की सुविधा मिल रही है। कितना करोड़ का? एक अप टू मैक्सिमम लिमिट है आपका दोस्तों लोन सैंक्शन अप टू 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ तक का है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आपका ब्राउन फील्ड होगा और एग्जिस्टिंग में आप कुछ कर रहे हो तो 50% ही, लेकिन नया आप बना रहे हो कुछ तो 75% आपको लोन मिल जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो मतलब भारत के ज़्यादा पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर दोनों के लिए इस लिमिट को 75% रखा है, चाहे ब्राउन फील्ड हो चाहे ग्रीन फील्ड हो, 75%, ठीक। तो ये हमने स्कीम देखी दोस्तों। बेसिकली दिस स्कीम जो है हमारी लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, तो ये बेसिकली इसके लिए थी, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। हम चाहते क्या थे? हम ये चाहते थे कि जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो मजबूत हो, इसके लिए सरकार ने स्कीम जो है वो लेके आई थी। अब आगे बढ़ूंगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ये क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट ने इसको भी अप्रूव किया है और इसके अंदर में कैबिनेट ने 1,50,000 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया। कितना, कहाँ से आता है इतना, 1,50,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो अभी अप्रूव किया कैबिनेट ने फॉर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, है ना। ये कंटिन्यू स्कीम है, मतलब पहले से चल रही थी, इसको आगे हमने कंटिन्यू कर दिया है। द स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल लोन सैंक्शन अंडर द गारंटी क्रेडिट लाइन, ठीक है। इस स्कीम के गारंटी क्रेडिट लाइन के तहत में जितने भी लोन सैंक्शन किए थे ये सबको इसके अंदर में एप्लीकेबल मानता है दोस्तों, टिल 30/9/2021 और टिल एन अमाउंट ऑफ ₹4,50,000 करोड़, मतलब जब तक 4,50,000 रुपये आप लोन में ना दे दो, 4,50,000 करोड़ रुपये ना दे दो, ठीक है, तब तक ये क्या करेगा आपका चलेगा। और डेट जो कट ऑफ डेट है वो रखी गई है 30/9/2021। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग स्कीम, मतलब पुरानी चल रही थी। और एक इसके लिए दोस्तों ये स्कीम जो है आपका जो कोविड-19 की सेकेंड वेव से जो लोगों के बिजनेस के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रभाव पड़े हैं ना, उस प्रभाव को मिटिगेट करने के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी ताकि इससे लोन की रिक्वायरमेंट लोगों की पूरी हो सके। द एनहांसमेंट इज द एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ। तो इससे क्या होगा, कह रहा है कि भाई इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एमएसएमई को सपोर्ट करेगा, उनको कंटिन्यू सपोर्ट करेगा दोस्तों, अनप्रेसिडेंट सपोर्ट उनको दिया जाएगा। द स्कीम इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सपोर्टेड रिवाइवल। कह रहा है कि ये जो स्कीम है इसमें लोन के माध्यम से हम इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे। द डिज़ाइन ऑफ ECGLS प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू क्विक रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी नीड्स as has been evidences in the introduction of ECLGS 2.0, 3.0 and 4.0। कह रहा है कि ये बड़ी तेज़ी से आपका काम करता है, ठीक है, और जो हमारी प्रीवियस स्कीम्स थी उसके अंदर में हमने इसको देखा था। करंटली अबाउट 2.6 लाख करोड़ ऑफ लोन जो है वो इस स्कीम के तहत में आपका डिसबर्स कर दिए गए हैं, ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं। द फर्दर अपटिक इज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द चेंज अनाउंस रिसेंटली इज एक्सटेंशन लिमिट of one time reconstructions for the 50 crores by the RBI to इतना and continue adverse impact of the। अभी उम्मीद है कि इसके अंदर में और भी जो अभी तो हमने क्या बताया, अभी तो हमने बताया सिर्फ 2.6 लाख करोड़। देखो दोनों स्कीम जो है, ये भी स्कीम, ठीक है, ये वाली स्कीम जो है हमारी ये भी, ये तो बेसिकली मेडिकल सेक्टर के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, और ये किसके लिए दोस्तों, जो कोविड की वजह से जो प्रभावित आपके और सेक्टर्स रहे हैं, ठीक है, उनके लिए फाइनेंस जुटाने का ये जो है प्रयास आपका रहा है सरकार का, ठीक है, सरकार उसको पैसा दे रही है। अच्छा, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में एक ड्रोन की वजह से ब्लास्ट हुआ था, पता है ना आपको, जो हमारा एयरफोर्स बेस स्टेशन था इंडियन एयरफोर्स का, उसके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ था ड्रोन की वजह से। तो उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी ड्रोन है ना, उनकी फ्लाइंग को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। उसी पे न्यूज़ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ड्रोन बैन इन जम्मू एंड कश्मीर। So the Rajouri district administration banned the sale and possession of the drone of the flying objects, है ना। तो जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ड्रोन की वही फ्लाइंग को बिल्कुल बंद कर दिया था। ये क्यों हुआ था, जब इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के आसपास में जो धमाका हुआ था उसके बाद में ऐसा हुआ था, ठीक है। बिल्कुल बंद कर दिया गया था कि जो आपका सेल करना, पोजेशन, ड्रोन उड़ाना, सब बिल्कुल बंद कर दिया था, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के 2 ड्रोन की वजह से जो एक्सप्लोजिव फटा था IAF के अंदर, तो उसकी वजह से ये सब किया गया था, ठीक है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर द सेक्शन 104 CRPC a ban is imposed on the storage, sale, possession, use and transport of any drone और स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स टॉय इन द डिस्ट्रिक्ट। तो किसी प्रकार का उड़ने वाला कोई भी जो है उसके ऊपर में सेक्शन 140 के तहत में उसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर 1 जुलाई का। आप हमारे साथ में अकेडमी पर भी इसी प्रकार के प्लस कोर्स के लिए जुड़ सकते हो। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों देखो, पहला है GS का कोर्स, तो GS में जुड़ सकते हो आप मेरे साथ ऑप्शनल में जुड़ सकते हो, और आप मेरे साथ में कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। सबके लिए आपको याद रखना है दोस्तों, मेरा कोड है सुमित10 मेरा कोड है। इस कोड को आप यूज़ करोगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप प्लस करो चाहे आप आइकॉनिक करो। प्लस और आइकॉनिक में फ़र्क क्या होता है दोस्तों, देखो प्लस जो होता है ना, इसमें अनलिमिटेड क्लास मिलती है आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होती है क्लास की, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। आइकॉनिक के अंदर में दोस्तों एक पर्सनल मेंटर एक्स्ट्रा मिलता है आपको। पर्सनल मेंटर जो होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मिलता है, वो आपको गाइड करता है थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको पूरी प्रक्रिया में जो आपकी प्रिपरेशन है उसके अंदर में क्या करता है, गाइड करता है। आइकॉनिक के अंदर में वो आपको पर्सनली मेंटर करेगा, आपको बताएगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको पर्सनल मेंटर जो है असाइन हो जाता है। और ये जो पर्सनल मेंटर होता है इसके अंदर में मैं नहीं हूँगा,
ठीक है, मैं नहीं हूँगा इसमें। कौन होगा ये आप चूज़ नहीं कर सकते, जो मुख्यतः जो हमारे एजुकेटर्स होते हैं वो इसमें नहीं होते, टॉप एजुकेटर्स में नहीं होते, इस प्रोग्राम के अंदर नहीं होते। इसके अंदर में जो मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर में कोई और ही एजुकेटर होते हैं और ही पर्सनल प्रोफेशनल मेंटर्स होते हैं। तो मैं नहीं हो सकता, ना आपकी चॉइस होगी इसमें। अनअकैडमी आपको जो मेंटर देगा आपको वही होना रखना पड़ेगा। तो गाइज़ याद रखना, आप जुड़ सकते हैं, प्लस के साथ जुड़ो चाहे आइकॉनिक के साथ जुड़ो। आप मेरे साथ जुड़ोगे तो याद रखिएगा कोड सुमित10, अगर आप सुमित10 कोड यूज़ कर रहे हैं तो मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा ही रहेगा। ये प्लस, ये जीएस का था, ये प्लस की फ़ीस है दोस्तों, आप देख रहे हो सबके अंदर में 10% ऑफ हो जाएगा। साथ ही साथ में ये कॉम्बो है, 1 साल का कॉम्बो अगर अभी बताऊँ मैं आपको, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 49,000, आज की बात कर रहा हूँ मैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 71,000। तो जाइए, देर मत कीजिए दोस्तों। CSC अश्योर के अंदर अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तीसरे साल का फ्री है, 3 साल का लेते हैं चौथे साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे हिसाब से देर करनी नहीं चाहिए आपको। फटाफट जाइए अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए बाय यूजिंग द कोड सुमित10। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप मुझे मेल कर दीजिए दोस्तों, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेरी मेल आईडी पता है, नहीं पता आपस में पूछ सकते हो, बच्चे बता देंगे आपको। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहीं पर ही आपको मैं PDF दूंगा। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।